सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से अपन सीए फाइनल आपका इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसको लेके एक लॉन्ग अवेटेड फेस टू फेस फ्रेश क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिफोर वी मूव ऑन टू दिस क्लास और इसके आगे के बारे में थोड़ा सा अपन बात करें, तो उससे पहले कुछ बेसिक्स डिस्कशन की अपनी क्लास किस पैटर्न पे रहेगी, किस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं एंड ऑल दैट डिटेल्स। थोड़ा एक प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन टाइप का इस सब्जेक्ट को लेके, मेरे बारे में, क्लास के बारे में और हमारा अप्रोच क्या रहेगा उसके बारे में। अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली अगर आपने इंटर मुझसे पढ़ा है तो आप जानते हैं फाइनल एरिया नया है, टीचर नया नहीं है। करेक्ट। मीनिंग देयर बाय माई सेल्फ सी ए अभिषेक बरड़िया, और मैं लगभग टीचिंग प्रोफेशन पे ऑलमोस्ट 11-12 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। करेक्ट। एंड माई कोर एरिया ऑफ टीचिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स टैक्सेशन। तो टैक्सेशन ही मैंने उससे ही शुरुआत की थी, और आज फाइनल जो है वो एक लॉन्ग टर्म अवेटेड था जिसको आज से अपन चालू कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले ये बैच क्या रहेगी, इस बैच में देखना क्या है, अपन ने सीखना क्या है, ये सारी बातों पे थोड़ा सा बात करें। सो बेसिक तौर पे, यानी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसा आप जानते हैं कि आपका सिलेबस जो है इट हैज़ अंडरगॉन अ चेंज, एक मेजर चेंज हुआ है आपके पूरे एजुकेशन पे, खास तौर पे सीए इंटर एंड फाइनल लेवल पे, जहां आप देखते हैं कि पहले आपने 8-8 सब्जेक्ट करने पड़ते थे, अब इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 6 पेपर्स, यानी 3-3 ईच। तो एक कहने के लिए बड़ी अच्छी एंड एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ हुई आपके लिए कि पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा जितना आपने 8 में पढ़ना पड़ता है। तो पहले तो आप ये गलत फहमी दूर कर दीजिए कि 6 हो गए हैं तो चीज़ें कम हो गई हैं, आसान हो गई हैं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें वैसी ही हैं, लेकिन हाँ ये है कि टेस्टिंग कम होगी। मीनिंग देयर बाय, जो पहले आपको 8 बार टेस्ट कराने पड़ते थे, अब टेस्ट सिर्फ 6 बार कराने पड़ेंगे बस। चीज़ें नॉलेज वाइज, पढ़ने वाइज आपको बिल्कुल कोई भी इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, कोई भी आराम नहीं मिलेगा। नॉलेज और एक्सपर्टीज लेवल का जाएगा आपका। करेक्ट। तो नॉलेज आप पूरा गेन करेंगे, बट पेपर जिसमें आपका टेस्ट होगा वो सिर्फ 6 हिस्सों में बटा हुआ रहेगा। तो अपनी जो बैच है, कुछ यानी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको, स्क्रीन इज नॉट ओके लगता है। अभी आ रहा बराबर? तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जिसकी अपन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ ये सारी बातें अपन पहले डे वन पे कर ले, क्योंकि उसके बाद वंस वी आर इनटू द टॉपिक, और जब हमने एक बार टॉपिक को चालू कर दिया उसके बाद आप जानते हैं देयर विल बी नो टॉपिक। तो बेसिक में सबसे पहले एक सबसे कॉमन एट फाइनल लेवल आपके दिमाग में सवाल रहता है कि ये जो बैच है, ये बैच किसके लिए एप्लीकेबल है। सो बैच एप्लीकेबिलिटी, बैच एप्लीकेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, तो जो भी हम कंटेंट इसमें पढ़ेंगे, दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर मे 24/November 24। यानी जो भी हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू May 24 एंड November 24। अब May 24 और November 24 की जब हम बात करते हैं, तो पहले मैं ये जान लूँ आप लोगों का अटेम्प्ट जो यहाँ बैठे हैं, मई। करेक्ट। तो मिक्स है May 24 एंड November 24। तो मीनिंग देयर बाय दिस बैच इज एप्लीकेबल, हम दोनों के हिसाब से देखने वाले हैं। करेक्ट। आइदर बी इट मे और बी इट नवंबर। जो फाइनेंस एक्ट आप पे लगता है वो फाइनेंस एक्ट दोनों पे सेम लगता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे जीएसटी हो। तो जब ये दोनों चीज़ें आपकी सेम लगती हैं, तो अनलाइक इनकम टैक्स, दिस आर द टू सब्जेक्ट्स जो आप फाइनल लेवल पे सबसे आखिरी में लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि बेसिकली आप जानते हैं कि बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं वो एज इट इज़ रहते हैं, मीन्स उसमें कोई ऐसे मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते एज कंपेयर टू टैक्सेशन। तो टैक्सेशन जो है वो अमाउंट टू चेंजेस है। तो चेंजेस में क्या चेंजेस रहते हैं उसकी एक नॉलेज अपने को रहनी चाहिए। तो जैसे अगर मैं बात करूं May 2024,
अगर मैं बात करूं मई 2024, तो मई 2024 अटेम्प्ट के लिए अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं तो उस केस में आपके लिए जो चेंजेस रहते हैं वो बेसिक चेंजेस कहाँ तक के अवेलेबल रहते हैं, एनी आइडिया? तो आपके लिए एक कट ऑफ डेट रहती है और वो कट ऑफ डेट रहती है 31 अक्टूबर 2023। तो 31 अक्टूबर 23 तक की जितनी भी चेंजेस हैं वो सब आपके लिए रेलिवेंट रहेगा। तो ऑब्वियसली वहां तक के सारे चेंजेस ऑलरेडी आपको जो मटेरियल मिलेगा, बुक मिलेगी, उसमें इनकॉर्पोरेटेड रहेंगे। तो मई 24 के लिए तो आपने कुछ भी नहीं करना है, करेक्ट, क्योंकि सारी अपडेटेड चीज़ें आपको हम पढ़ेंगे ही, अपडेटेड चीज़ें, और वही आपके एग्जाम के लिए रहेगा। तो आपके लिए अमेंडमेंट का कोई भी मतलब नहीं रह जाता, जो भी आप पढ़ेंगे वो अमेंडेड चीज़ें, लेटेस्ट चीज़ें ही पढ़ेंगे। दूसरा एरिया बनता है नवंबर 24। नवंबर 24 की जब आप बात करते हैं तो नवंबर 24 के इंस्टेंस में आप जानते हैं कि जो भी चेंजेस आते हैं वो चेंजेस आपके लिए अप्लाई होते हैं 6 मंथ्स प्रायर। तो 6 मंथ्स प्रायर की आप बात करते हैं तो आपके लिए जो चेंजेस एप्लीकेबल होंगे वो चेंजेस एप्लीकेबल होंगे 30 अप्रैल 2024। तो 30 अप्रैल तक का कट ऑफ डेट रहेगा। तो ऑब्वियसली टुडे वी स्टैंड ऑन जनवरी 24। तो हमारे सामने दो रास्ते रहते हैं, या तो हम 30 अप्रैल की तारीख जाने का इंतजार करें और उसके बाद अपनी बैच को चालू करें, करेक्ट। बट ऐसा अगर हम करने लगेंगे तो क्लास कब करेंगे आप और अपनी तैयारी कब करेंगे? तो इसलिए आज की तारीख तक ऑब्वियसली बुक आपको जो अपडेटेड रहेगी वो टिल अक्टूबर रहेगी, क्योंकि बीच बीच के माइन्यूट माइन्यूट चेंजेस अगर हम करेंगे तो आपके लिए भी दिक्कत रहेगी और समझाने के लिए भी। क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली मैं आपको जो भी लॉ बताता हूँ वो आज की तारीख तक का लॉ बताता हूँ। तो इसमें अगर कुछ मान लीजिए अक्टूबर से लेके अभी तक के जो चेंजेस हुए भी हैं तो आप में हैं तो आपने तो वो बात पढ़ के आगे बढ़ जानी है, बुक में तो आपको लिखा मिलेगा नहीं। लेकिन आप नवंबर वाले हैं तो आपको पढ़ते पढ़ते भी आइडिया रहेगा कि कहाँ पे चेंज हुआ है। तो बेसिकली जब तक अपनी क्लास चलती है, और मेजर चेंजेस जीएसटी में पहले आप देखते थे कि बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते थे, करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो एक नया घर बना था। कब से बना था? 2017 से। ऑब्वियसली इंटर लेवल पे आप इसे एज अ सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप ये देख के आए थे तो वहाँ पे ऑलरेडी एक बेसिक नॉलेज जीएसटी का आपको था। लेकिन जब नया घर बना था, तो जब नया घर बनता है तब उसमें दिक्कतें पता चलती है, तो तब जाके सारी चीजें उसमें सुधारी गई। तो आपने देखा शुरू के टाइम पे 2017, 18, 19, 20, 21 आते आते एन नंबर ऑफ चेंजेस किए गए जीएसटी लॉ में, उसके रूल्स में। मतलब कई बार तो ऐसा लगा कि पूरा जीएसटी बदल दिया गया, करेक्ट, कि कानून बना कुछ और था, सोचा कुछ और था, आया कुछ और पढ़ कुछ और रहे थे, करेक्ट। बट अब आज की तारीख में अगर आप देखते हैं तो इतने मेजर चेंजेस अब नहीं होते। यानी अब मोर और लेस जीएसटी लॉ, जैसे आप इनकम टैक्स देखें, इनकम टैक्स में अब आपको इतने मेजर चेंजेस नहीं मिलते। ज्यादा से ज्यादा चेंजेस जो होते हैं वो फाइनेंस एक्ट में कुछ माइन्यूट दो चार सेक्शन अपडेट कर दिया, लिमिट्स आपको स्लैब बढ़ा दिया, एक अभी जैसे नई स्कीम आ गई, तो ये सारी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। बट एज सच लॉ में मेजर चेंज आपको नहीं मिलता। वही स्थिति जीएसटी अब पहुंच चुका है धीरे धीरे स्टेबिलिटी की ओर, कि अब आपको उतने मेजर चेंजेस नहीं मिलते। तो इसलिए आप अक्टूबर 23 का भी जो देख रहे हैं तो लार्जली माइन्यूट चेंजेस आपको मिलेंगे नवंबर 24 में। और जो हमारे स्टूडेंट्स 25 ऑनवर्ड्स वाले हैं, तो 25 ऑनवर्ड्स वाले भी आप समझ जाएं कि अब 24 में ही रिलेटेड चेंजेस कम होते जा रहे हैं, तो आगे तो चेंजेस और कम भी और कम होते जाएंगे, करेक्ट। क्योंकि वंस द लॉ इज एस्टेब्लिश्ड उसके बाद इतने मेजर अमेंडमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलते, कंसेप्चुअल अमेंडमेंट्स नहीं होंगे, केवल क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट्स होंगे। तो जब वो अमेंडमेंट्स होंगे तो उसके लिए आप समझिए, अगर जो भी यानी हमारी क्लास जब तक चलेगी वहां तक के चेंजेस तो आप क्लास में ही सीख लेंगे। उसके बाद के जो चेंजेस है वो आपने मोस्टली एक अमेंडमेंट लेक्चर, जो मोस्टली एक या दो लेक्चर में पूरा खत्म हो जाता है। तो यूं समझ लीजिए नवंबर 24 या उसके ऑनवर्ड वाले हैं तो आपको दो लेक्चर एक्स्ट्रा पड़ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट्स, जो अप्रैल के बाद आएगा नवंबर वालों के लिए, तो एक साथ अपन ने उसको कवर कर लेना। पर उसमें भी आप जैसे मैंने बताया नवंबर वाले तो 60% अमेंडमेंट तो जो आएंगे वो ऑलरेडी हम क्लास में करने के दौरान ही खत्म कर देंगे। तो सेम अप्लाइज विथ 25 ऑनवर्ड्स ऑल्सो। तो 25 ऑनवर्ड्स वाले भी जो हैं, करेक्ट, एक सवाल उनके मन में आता है कि क्या 25 ऑनवर्ड्स हमने अभी क्लास लेनी चाहिए कि नहीं, एक बड़ा सवाल है। तो अगर मैं आप उससे प्रैक्टिकली बात करूं तो नॉर्मली फाइनल लेवल पे दिस इज द
लास्ट सब्जेक्ट जो आप लेते हैं कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्ट। लेकिन वो लास्ट सब्जेक्ट लेने के पीछे कई सारी वजह, कई सारे लॉजिक्स होते हैं। वजह नंबर एक, दिस सब्जेक्ट इज फुल ऑफ चेंजेस। वजह नंबर दो, यू हैव अदर क्लासेस टू बी टेकन ऑफ। वजह नंबर तीन, कि आपकी ऑफिसेज रहती है तो आपने ऑफिसेज में भी काम करना रहता है। तो ये तीन मेजर रीजंस रहते हैं आपको टैक्सेशन की क्लासेस लास्ट में शिफ्ट करने के। लेकिन जैसा अपनी ये जो क्लासेस रहेंगी, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए अगले 2 से 3 महीने, अगले 2 से 3 महीने आपने ये क्लास लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ऑब्वियसली नवंबर 24 के लिए तो हाईली रिकमेंडेड क्लास है। मई 24 के लिए भी इफ़ यू हैव नॉट गॉन एंड यू वांट अ फेस टू फेस इन्वायरमेंट, तो उनके लिए भी है, क्योंकि क्लास तो आपकी टाइमलाइन पे ख़त्म रहेगी रहेगी। उसके बाद वालों के लिए जो जुड़े हैं, मैं उनसे बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो उसके लिए नॉर्मली मेरा जवाब होता है नहीं लेनी चाहिए। लेकिन लेकिन अगर आपने अगले 3 महीने, कोई ये तीन में से कोई मेजर वजह नहीं है आपकी, मान लीजिए अभी आपने अभी अभी आर्टिकलशिप चालू करी है एंड यू फाइंड कि अभी कोई ऐसा विशेष, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जब ऑफिसेज में आपको उतने काम नहीं रहते। मोस्टली आप पाएंगे कोई भी आर्टिकलशिप ऑफिस में आप जाएंगे तो ज़्यादातर आपको एक वर्कलोड जो मिलता है वो ऑडिट के टाइम पे मिलता है। तो प्रैक्टिकली जो अभी मई नवंबर 24 है वो जानते हैं आर्टिकलशिप का वर्कलोड कब और कितना किस लेवल पे आता है। तो जो नए आ रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा कि ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में, अभी का जो टाइम है आपका, यूं समझो अपन बोलते हैं ना ऑफ सीजन, दिस इज ऑफ सीजन। तो आपके लिए आर्टिकलशिप का ऑफ सीजन है, तो वन ऑफ द रीजन। दूसरा रीजन कि आप जो बोलते हैं अमेंडमेंट्स, अब अमेंडमेंट्स जो है जैसा मैंने बताया, ये अगर शुरुआती 3-4 साल होता जीएसटी का तो कभी भी रिकमेंडेशन नहीं होती, क्योंकि उसमें पूरा लॉ ही एज इट इज बदल गया। लेकिन अब जो आप चेंजेस देख रहे हैं वो उतने चेंजेस नहीं है। तो जो 2 लेक्चर्स अमेंडमेंट के 24 वालों ने करने हैं, वही ऑनवर्ड्स वालों ने भी अमेंडमेंट के देखने हैं। तो वो अमेंडमेंट के लेक्चर्स आप रेगुलर लेक्चर्स में देखने के बजाय, जो आपका एग्जाम होगा उससे 6 महीने पहले जब पूरा फाइनल अमेंडमेंट हो जाएगा, आपने वो एक ही बार अमेंडमेंट देखना, आपने हर 6 महीने में अमेंडमेंट्स नहीं देखनी। क्योंकि आपके लिए जो एग्जाम जो अटेम्प्ट फॉल करेगा, उस 6 महीने में आपने अमेंडमेंट्स को फॉलो करना है, करेक्ट। और दूसरा, तीसरा कारण जो आपका था वो था अदर बैचेस, आपकी अदर क्लासेस। अगर आपकी अदर क्लासेस, आप कम से कम अगर 2 क्लास अभी कर रहे हैं तो आपने क्लास नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी आपने कोई दूसरी क्लास चालू नहीं करी है एंड आप ये फेस टू फेस या लाइव क्लास में रहना चाहते हैं, आपके दूसरे कमिटमेंट्स नहीं है, तो मार्च तक अगर आप अपना कोई एक सब्जेक्ट खत्म करना चाहते हैं सिर्फ, देन दिस क्लास इज रिकमेंडेड फॉर 25 ऑनवर्ड्स। क्योंकि आप समझिए मार्च अप्रैल आते आते आपका एक 100 मार्क्स का पेपर पूरी तरीके से तैयार होने वाला है। तो एक लमसम पेपर आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने जो करना है वो थॉरोली रिवाइज करना है, और फिर जो अमेंडमेंट है वो लास्ट एक्सरसाइज होगी जो आपने करना पड़ेगा। तो अगर आप वो समय का यूज करना चाहते हैं तब आप इस बैच पे आइएगा। अदरवाइज ये दिस इज मोस्टली जिनके लिए रेलिवेंट है वो मैं बताया, मई और नवंबर 24, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से हम क्लास आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो बैच की इंफॉर्मेशन हुई जो अपनी क्लास चलेगी, दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। दूसरी बात, ऑब्वियसली बात है, क्लास का जो मोड है ये बड़ा बेसिक सी चीज़ है जो आप सभी जानते हैं कि क्लास अपनी सब मोड पे चलती है। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल भी चुकी होगी कि वो फेस टू फेस रहेगा, वो लाइव ऑनलाइन भी रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा। रिकॉर्डेड तो जैसे आप आज तक करते आए हैं वही फीचर है, बट अदर देन दैट जो चेंज आपको मिल रहा है वो यही मिल रहा है, वो है फेस टू फेस एंड लाइव। ऑब्वियसली आपने अब आप इस तरीके इस कैटेगरी के स्टूडेंट है कि आपने हर चीज़ एक्सपीरियंस किया हुआ है लाइफ में। टिल फाउंडेशन लेवल या इंटर लेवल आप एक ही स्ट्रीम पे चलते थे, जो फेस टू फेस करते थे वो फेस टू फेस ही करते थे, जो ऑनलाइन करते थे वो ऑनलाइन ही करते थे, करेक्ट। लेकिन फाइनल में आपने देखा कि जो फेस टू फेस भी करते थे तो वो कुछ क्लासेस ऑनलाइन पे आ गए, रिकॉर्डेड मोड पे आ गए। जो ऑनलाइन करते थे वो खोजते उनको फेस टू फेस का कभी बेनिफिट ही नहीं पता कि कहीं कोई फेस टू फेस क्लास मिल जाए, करेक्ट। तो ऑब्वियसली हम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फाइनली वी आर कमेंसिंग विद अ फेस टू फेस क्लास, जिसकी रिकॉर्डिंग एनी टाइम आपके पास अवेलेबल रहेगी। तो रिकॉर्डिंग की इसमें एक ही खासियत रहेगी कि आपके एग्ज़ाम तक फुल, आप जितने भी रिकॉर्डिंग्स है चाहे फेस टू फेस हो लाइव हो, एग्ज़ाम तक आपको पूरा इसका व्यूज़ रहेगा, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी।
ये तो अपनी मोड की क्लास हो गई। क्लास के लेक्चर्स आप जानते हैं, ऑन इंग्लिश हिंदी सब वर्जन, जितनी भाषाएं आपको समझ में आती है वो सारी भाषाओं में चलेगी। ठीक ठीक। ओके दिनेश, सही बोल रहा हूँ मैं? यस, सो दिनेश इज ऑल एक्टिव। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं अपना सिलेबस। तो सिलेबस एज पर द न्यू स्कीम जो रहेगा ऑफ आईसीआई, तो न्यू स्कीम ऑफ आईसीआई रहेगा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके हिसाब से ही हम पढ़ने वाले हैं। और उसकी क्या खासियत है? सबसे बड़ी खासियत कि हर किताब, हर सब्जेक्ट कितने वॉल्यूम से बटा हुआ है, शायद एट लास्ट हम वही भूल जाते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ इनडायरेक्ट टैक्स को लेके भूल गए तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ ज़्यादा नहीं 4 वॉल्यूम्स हैं जिसको आपको पढ़ना है। करेक्ट। तो 4 वॉल्यूम्स है सर। खैर इंटर में आपने इसका एक्सपीरियंस किया ही था, बस फ़र्क ये है इंटर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के 4 होता था, यहाँ पे केवल इनडायरेक्ट टैक्स 4 वॉल्यूम है। डायरेक्ट टैक्स अलग एक सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का जिसके और वॉल्यूम्स है। ठीक। तो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इस बात को लेकर मैं आपको कुछ डरा नहीं रहा, अभी वो चीज़ों पे हम धीरे धीरे सब आने वाले हैं। तो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट वो आपको समझ में आएगा। करेक्ट। तो ये न्यू स्कीम के हिसाब से चलेगा, जिसमें जो चीज जो आप लुकआउट करते हैं वो है एट फाइनल लेवल कि अपनी क्लासेस कितने आवर्स चलेगी। एज इट सेड, नंबर ऑफ लेक्चर्स इज नॉट रेलिवेंट, नंबर ऑफ आवर्स इज रेलिवेंट एट फाइनल लेवल, कि अल्टीमेटली कितने घंटे में आप ये सब्जेक्ट को खत्म करने जाएंगे। करेक्ट। तो जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वी टेक इट अप्रोक्सीमेटली 150 आवर्स। करेक्ट। तो यूं मान के चलिए 150 आवर्स की अपनी ये पूरी इनडायरेक्ट टैक्स की क्लास रहेगी, जिसमें ऑब्वियसली जो भी हमारा मटेरियल है, मटेरियल विथ क्वेश्चंस, जितने भी अपने क्वेश्चंस रहेंगे, करेक्ट, वो सब चीज़ें अपन कवर अप करते हुए इस टाइम ड्यूरेशन में अपन ख़त्म करने का प्लान आउट करेंगे। तो अपनी ये इनॉग्रल बैच है। इनॉग्रल बैच जैसे मैंने बोला फाइनल की इनॉग्रल बैच है, टीचर की इनॉग्रल बैच नहीं है। ठीक। तो कई बार आप ऐसा भी सोचते हैं कहीं हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आप समझ जाइए, अगर आपने कुछ भी वीडियोस मेरे देखने हैं या किस तरीके से पढ़ाते हैं, अगर आप वो चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में खोजिएगा, ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको, और पॉजिटिव ही मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। ठीक। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी 150 आवर्स का अप्रोक्सीमेशन अपना शेड्यूल रहेगा, जिसमें इनिशियल डेज पे जैसे मैंने बताया फेस टू फेस अपनी जो क्लास है वो अभी इस टाइम पे चलेगी, फिर आगे चल के हम इस टाइम को और बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ लेक्चर्स कंसिडरेबली कम हो जाएगा। तो अपना एक एनी हाउ टारगेट ही रहेगा कि लेट से अप्रैल 10 तक या उससे पहले बिफोर जितना भी हो अपन उसको कवर अप करके ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चाहे मई हो नवंबर हो, सबके लिए वो पूरी तरीके से लाइंड अप रहेगा। ठीक। तो यूँ समझ लीजिए मई वाले जो हैं उनका तो क्लास में ही तैयारी और क्लास में ही रिवीजन सब कुछ चल रहा है, कि सीधा आपने क्लास लिया, पूरा तैयार किया सब्जेक्ट, टेस्ट अपेयर किया और एग्ज़ाम में जाके एक और टेस्ट देने बैठ गए। करेक्ट। तो इस तरीके से इस अप्रोच से आपके ये क्लासेस चलने वाली है। उसके बाद अमेंडमेंट का डेट मैं आपको बता चुका। अब अगला जो है वो है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन पैटर्न पे भी इस बार आईसीआई ने जो है सीए फाइनल में भी अब आपको पूरा इंट्रोडक्शन किया है, यानी रेशियो जो है वो 70% प्लस 30% है। तो 70% प्लस 30%, इसका मतलब अब ये मिक्स पैटर्न पे है, दैट इज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। इंटर पे भी आपने देखा था कुछ पेपर टैक्सेशन का ऐसा ही होता था। करेक्ट। 70-30 रेशियो पे। फाइनल पे भी सेम पैटर्न चलता है, दैट इज 70-30। 100 मार्क्स में 70 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव, 30 मार्क्स के आपके यूँ समझ लीजिए एमसीक्यूज रहेंगे। लेकिन जो एमसीक्यूज रहते हैं वो आपका एमसीक्यू बोलने के लिए होता है। एमसीक्यू में आपको लगता है आपका काम आसान हो गया, लाइफ आसान हो गई, मेरे हिसाब से आपका काम डबल हो जाता है। अरे मुश्किल नहीं बोलते, डबल हो जाता है। कहने का मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है तो आप उसे सॉल्व तो करते ही हैं, और सॉल्व करने के स्टेप मार्किंग अलग मिल जाते हैं आपको, 4-5 नंबर का सवाल। लेकिन जब वही पेपर एमसीक्यू पैटर्न पे आता है तो एमसीक्यू पैटर्न में भी आपने वो आंसर तक पहुंचना है तो पहले सॉल्व तो करना ही पड़ता है, और सॉल्व करने के बाद फिर टेंशन चालू होती है कि जो आपका आंसर आया वो 4 ऑप्शन में है कि नहीं। अगर उसमें से मिल जाता है तब तक रिलैक्सेशन है, मन को शांति मिलती है। लेकिन अगर वो चारों ऑप्शन में ही आपका जो सॉल्यूशन आया वो नहीं मिला तो फिर सारे मंत्र जाप सारे चालू हो जाते हैं आपके। कारण
क्योंकि आपका सॉल्यूशन का समय गया, स्टेप मार्किंग का समय गया, और ऊपर से 4 ऑप्शंस जो मिल रहे हैं उसमें टिक करने को भी नहीं मिल रहा। तो एमसीक्यू जो है वो साथ साथ तैयार होने वाली चीज है। करेक्ट। तो जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, पर आता तो जो लॉ है उसके बीच से ही है अल्टीमेटली, कहीं ना कहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आगे चल के आप रजिस्ट्रेशन सीखेंगे अंडर जीएसटी, तो जब रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी सीखेंगे तो रजिस्ट्रेशन तो जानेंगे, लेकिन अगर उससे लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू आएगा, आपसे पूछेगा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, तो वो अगर लॉ पता है तो वो आप एमसीक्यू बना पाएंगे। तो इसलिए एमसीक्यू कोई अलग से आपको समय दे नहीं देना पड़ता। जो आप लॉ पढ़ते हैं वो लॉ के साथ साथ एमसीक्यू मिलता है, तो ऐसे कई केस सिनेरियोज एमसीक्यूज भी देखेंगे अपन। करेक्ट। तो ये अपना आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो इस मोड पे इस तरीके से चलने वाला है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस अपकमिंग रनिंग बैच जो अपन ने आज से किया है उसके लेके था। करेक्ट। आपको भी बीच में अगर कुछ सवाल होते रहेंगे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। करेक्ट। ऑब्वियसली हम बहुत जल्दी एंटर करने वाले हैं। अब उसके बाद जैसे मैंने बोला, तो कुछ चीजें आप एक्सपेक्ट करते हैं जो आपको मिलेंगी फ्रॉम अस, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी, इट इज नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन कि खाली आप मुझसे एक्सपेक्ट करें और मैं आपसे कुछ भी ना एक्सपेक्ट करूं। तो देयर विल बी समथिंग फ्रॉम यू। ये सब बैच के फीचर्स रहेंगे। तो आप फ्रॉम अस एंड फ्रॉम यू क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो एक्सपेक्टेशन में सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है कि आपके पास एक स्टडी मटेरियल रहेगा। अब स्टडी मटेरियल जो रहेगा उसकी खासियत क्या, कि स्टडी मटेरियल जैसे अगर मैं आपको कुछ ग्लिम्स बताऊं तो इस तरीके का एक स्टडी मटेरियल है जो आपको मिलेगा। करेक्ट। तो जैसा आप जानते हैं इनिशियल लेवल पे है, इसलिए हो सकता है आपको फेज्ड मैनर में मिलेगा, पर इसी पैटर्न पे मिलेगा। अब ये स्टडी मटेरियल की खासियत, स्टडी मटेरियल ऑब्वियसली इसका बैकग्राउंड है आईसीआई का लेटेस्ट स्टडी मैट। नॉट जस्ट इनडायरेक्ट टैक्स, कोई भी आप फाइनल का सब्जेक्ट उठाइए एज पर न्यू स्कीम, आपने सबसे पहली प्रायोरिटी आईसीआई के स्टडी मैट को देनी है हर सब्जेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे एग्जाम में सवाल कई बार स्टडी मैट से एज इट इज आ जाते हैं। केवल इंफॉर्मेशन फिगर्स अब इधर उधर चेंज करेगा, बट पैटर्न टाइप ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल स्टडी मैट हैज टू बी गीता बाइबल कुरान फॉर यू। तो इस बुक को बनाते वक्त बैकग्राउंड पे हमेशा स्टडी मटेरियल ही रखा गया। लेकिन जब आप स्टडी मटेरियल देखते हैं तो स्टडी मटेरियल की खासियत है कि जैसे इनडायरेक्ट टैक्स का मैंने आपको स्टडी मटेरियल 4 वॉल्यूम्स में ये बताया, तो अगर आप उसको थोड़ा सा ऐसा गिनना चालू करें तो लगभग 2200 पेजेस का बनता है। तो 2200 पेजेस 100 मार्क्स के लिए लाने के लिए इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, और ये तो वन ऑफ द 6 सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये जो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा ये इस तरीके से रहेगा। हाउ इट इज डिफरेंट, तो सबसे पहले आपने इसमें देखिए मैंने शुरुआत ही इसमें करी है ऐसे सारे कॉमन डेफिनेशंस। ऑब्वियसली मैं ये इंटर पे भी अप्लाई करता हूँ, इंटर पे भी मैं पिछले 5 साल 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, और उससे पहले एग्जीक्यूटिव तो सिंस इंसेप्शन ही पढ़ा रहा हूँ, जीएसटी आया तब से। यहाँ पे आप देखिए हमने सारी डेफिनेशंस एक पैटर्न पे चलाई है। ठीक। ये सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे, तो जितने भी कॉमन सीजीएसटी की डेफिनेशंस हैं, ठीक, आईजीएसटी की डेफिनेशन, तो ये सब आपको एक जगह मिलता है। अब इससे क्या होगा, कोई भी चैप्टर में कोई भी वर्ड कोई भी टॉपिक आएगा, आपने फ्यूचर में कभी भी देखना है तो सीधा आपने स्टार्टिंग पे गए जस्ट लाइक अ इंडेक्स, और आपने ये डेफिनेशन यहाँ से आप उसको पूरा देख सकते हैं। सो क्या अलग है फ्रॉम द स्टडी मैट ऑफ आईसीआई, हम उस पर बात कर रहे हैं, बाकी तो बैकग्राउंड इज ऑलवेज आईसीआई स्टडी मैट। अब उसके बाद जब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, करेक्ट, तो चैप्टर, तो इसके लिए रेफरेंस के लिए सेक्शन ओवरव्यूज की, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपने कौन कौन से सेक्शंस डेफिनेशंस के देखने, ताकि अब ये डेफिनेशन सीधा हमारे पास एट द स्टार्टिंग अवेलेबल है, और ये हर चैप्टर में आपको मिलेगा कि हर चैप्टर में कौन कौन सी डेफिनेशंस आपके यूज में आ रही है। तो वो डेफिनेशंस आप जाके सीधा हम शुरुआत में रेफर करेंगे, एक बार हम वो डेफिनेशन करेंगे तो थ्रू आउट ये काम आता रहेगा। तो हर बार हर चैप्टर में हमने वो डेफिनेशंस को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, रिपीटिशन इज अवॉइडेड। आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल देखेंगे तो आप देखेंगे हर चैप्टर में अगर एक वर्ड आ रहा है, मान लीजिए गुड्स वर्ड आ रहा है, तो वो हर चैप्टर में डिफाइन कर रहा है गुड्स क्या। तो एक वजह बल्कि बनने का स्टडी मैट ये भी है कि आप देखेंगे हर जगह पे वो चीज यूज हो रही है। ठीक। तो इसलिए अपन ने वो डुप्लीकेसी जो है वो अवॉइड की है। उसके बाद आप देखें तो
ऐसे आपको सेक्शंस की रीडिंग मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल सप्लाई, अभी सप्लाई क्या होता है, ये पूरा दिस इज अ बेयर एक्ट रीडिंग। तो फाइनल लेवल पे आपसे अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, जो सीखना है एक्सपर्ट लेवल यही है। तो आपने बेयर एक्ट क्या है, वो क्या बोलता है, वो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब भी आप कोई आंसर लिखेंगे तो आपने वो एक्ट की वर्डिंग लिखनी है। तो एक्ट की वर्डिंग क्या है वो आपको शुरुआत में मिलती है। उसके बाद फॉलो होता है उसका एनालिसिस। अक्सर कई बार ये दो अलग अलग बुक में दिया जाता है, आप अलग अलग अगर कभी दूसरी जगह देखें तो तो दो अलग अलग बुक में होने से कई बार कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, आप एक बुक पढ़ रहे हैं, दूसरी बुक कितना पढ़ रहे हैं, दूसरी बुक पढ़ रहे हैं, पहली बुक कितना पढ़ रहे हैं, टू मैनी थिंग्स कई बार में क्रिएट कंफ्यूजन, सब चीज एक ही जगह। तो आपने सेक्शन बेयर एक्ट की रीडिंग देखी, सेक्शंस के बाद आपने उसका एनालिसिस, ये वो चीज है जो हमने समझना है, जिस पे क्लास पे डिस्कशन चलेगा। करेक्ट, तो ये एक वन टाइम इवेंट है जो आपने करना है, इसको आपने एनालिसिस पार्ट को कभी भी याद नहीं करना होता एट फाइनल लेवल। करेक्ट, एनालिसिस सिर्फ चीजों को समझने के लिए होता है। लेकिन उसके साथ साथ जिस जिस जगह पे रिक्वायर्ड है और जहां जहां पास्ट हिस्ट्री रही है, तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी मिलते हैं। क्वेश्चन आंसर कोई सेपरेट किताब अपन ने रखनी नहीं, जो है आपकी एक ही किताब है। चार किताब लेके हमने चार जगह पढ़ना, कि पहले मैंने आपको सप्लाई का पूरा टॉपिक पढ़ाया, फिर मैंने बोला वो सप्लाई के क्वेश्चन देख लेना, या सप्लाई के क्वेश्चन पे एक वन फाइन डे डिस्कशन करेंगे, वो वन फाइन डे ना आपका कभी आता ना टीचर का कभी आता। इसलिए जो है आपकी यही किताब है, इसलिए जो भी आपने तैयारी करनी है वो इसी में करनी है। तो सारे सवाल भी आपको इसी में मिलेंगे, जहां जरूरत है उसके जवाब भी आपको इसी में मिलेंगे। थ्योरी है तो सीधा जवाब कैसे लिखना उसका भी एक अंदाजा रहेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सवाल रहेंगे, उसके जवाब सॉल्यूशन एट लास्ट रहेगा, फाइनल आंसर अपने पास अवेलेबल रहेंगे। तो इस तरीके से ये अपनी पूरी तैयारियां चलती है। तो ये आपकी बुक बुक जो है वो इस पैटर्न पे इस तरीके से रहेगी, तो ये फेज्ड मैनर में आपको मिलेगा। करेक्ट, अब इसी को जैसे आप कंपेयर करें, तो यानी आप जैसे मैंने बोला इसको आप देखें पेजेस, जैसे अपना सप्लाई चैप्टर है, तो वी हैव फिनिश्ड इन 57। अभी जैसे दो चैप्टर पूरी तरीके से आपके लिए तैयार हैं जो हमारे इनिशियल लेवल पे जिससे हम चालू करने वाले हैं। तो 57 एंड 42 पेजेस में टॉपिक, सेक्शन, एनालिसिस विथ क्वेश्चंस, सब चीज़ों के साथ, और क्वेश्चन मतलब आईसीआई के स्टडी मैट के जितने क्वेश्चंस है फाइनल लेवल के वो सब इसमें शामिल है। करेक्ट, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है, जहां तक पॉसिबल है वो सब रेलिवेंट टॉपिक के साथ है, कि किस टॉपिक से रिलेटेड वो सवाल है, वो टॉपिक किया आपने और सीधा सवाल देखा तो उससे रिलेटेड है। पर यही चीज अब आप थोड़ा सा अपन स्टडी मटेरियल पे ले जाता हूं मैं आपको। स्टडी मटेरियल पे जब आप जाएंगे तो आप देखिए पहला चैप्टर सप्लाई, ये आपका आईसीआई का स्टडी मटेरियल है। थोड़ा सा आप ऊपर देखें, नंबर ऑफ पेजेस पे नजर जा रही है, 126। 126 पेजेस का चैप्टर है सप्लाई। अपन ने डाला इसको 57 विथ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस विथ एमसीक्यूज भी बीच बीच में कई बार दिखेगा आपको। तो ये सब चीजें शामिल। तो आप देखेंगे वो जो 2200 है, वो 2200 विल बी कट शॉर्ट प्रिसाइज्ड विथ क्वेश्चंस नोट्स। तो ये आपका मटेरियल रहेगा, और ये एक मटेरियल आपने बस तैयार कर लिया तो मतलब समझ लीजिए आपने पूरा फुल एंड फाइनल तैयारी करके जा रहे हैं, कोई आपने इधर उधर तैयारी करने की जरूरत फिर नहीं बैठती है। ठीक, वैसे ही एक और देख लेते हैं, दो तैयार हुए तो अभी दो का ही कंपैरिजन कर सकते हैं अपन। से चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 है चार्ज, थोड़ा सा पेज नंबर पे देखें, 87 पेज नंबर। तो 126 और 87 मतलब लगभग 225 पन्ने, 220 पन्ने के आसपास बैठता है, और अपन ने इस चीज को ला रहे 42 और 57 99, मतलब ऑलमोस्ट 50% विद क्वेश्चन। तो सब पक्का है कोई टॉपिक छोड़ दिए होगे आप इसमें, वो आप पढ़ें तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, आपको छुड़वाऊंगा मेरा ही नुकसान होगा। करेक्ट, तो इसलिए अपन ने कोई भी चीज ना अपन ने हरी में जाना है कि अपन ने टॉपिक खत्म करना है इसलिए कर रहे हैं, ना कोई भी चीज को बिना समझे आगे जाना है, वो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फाइनल लेवल इज द लास्ट टाइम व्हेन यू आर स्टडिंग टू प्रूव समवन दैट यू आर स्टडिंग। उसके बाद आगे आपने किसी को प्रूव करने के लिए नहीं पढ़ना है, आगे सिर्फ अपने नॉलेज के लिए पढ़ना होता है। सो जब आपने प्रूव करने के लिए पढ़ना है, सो ऑब्वियसली वी हैव टू डील विथ एवरीथिंग। तो ये इस तरीके से आपका मटेरियल रहेगा। तो स्टडी मटेरियल ऐसा कुछ आपको मिलेगा। करेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। अगला जो आपको मिलेगा
वो ऐसी एक समरी शीट मिलेगी। समरी शीट, अपन हर चीज का एक एक डेमो लेते हुए चलते हैं। समरी शीट की जब अपन बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब अपन ने सप्लाई पढ़ना है, कुछ मेहनत मेरी है तो कुछ मेहनत आपकी भी रहेगी। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अब अपन ने सप्लाई पढ़ना है, तो ये सप्लाई को लेके सारी चीजें जितनी भी रेलिवेंट है लॉ से रिलेटेड, जो अपने एग्जाम से रिलेटेड, वो सब इसमें आने वाली। तो ये सब अपन देखने वाले हैं इसमें, और यही सारी चीजें आपके फाइनली एग्जाम डे वाले दिन आपको काम आएगी कि आपने पूरा सप्लाई चैप्टर पढ़ना। तो ये देखिए 9 पन्ने, और 9 पन्ने भी फॉन्ट के कारण ये आराम से 3 पन्ने में खत्म हो सकता है। तो अल्टीमेटली मीनिंग देयर बाय, ये इस तरीके से अपन हर टॉपिक, जितने भी मैक्सिमम टॉपिक है, इसको ऐसे चार्ट्स के थ्रू, फॉर्म्स के थ्रू अपन देखने वाले हैं। तो ऐसे ऑलमोस्ट मैक्सिमम चैप्टर्स के अपन देखेंगे। तो इस तरीके से ये एक चीज़ है जिसके थ्रू हमारी तैयारी रहेगी। लाइक ये आपका चैप्टर है चार्ज, तो इसको अपन देखने वाले हैं। ठीक, तो ये भी आपको मिलने वाला है दिनेश, करेक्ट? ठीक, हाँ। अब उसके बाद आफ्टर द समरी शीट, ऑब्वियसली एक आईसीआई का एमसीक्यू बुकलेट है जिसमें वेरियस केस सिनेरियोज हैं। तो ये केस सिनेरियोज फॉर प्रैक्टिस, पर ये यूज तब होता है जब आपको एक बार जीएसटी लॉ की पूरी जानकारी हो जाए, क्योंकि केस सिनेरियोज में आप देखते हैं हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। 5 टाइप के क्वेश्चन बना देगा। तो एक सवाल रजिस्ट्रेशन का पूछ लेगा, एक वैल्यू ऑफ सप्लाई का पूछ लेगा, एक टाइम ऑफ सप्लाई का पूछ लेगा, ऐसे हर फील्ड से सवाल पूछता है। तो वो जब तक आपको उन रेलिवेंट टॉपिक्स का नॉलेज नहीं होगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो वंस यू आर डन अप विद इट, तो ये भी आपको मिलेगा फॉर प्रैक्टिस, करेक्ट? तो एमसीक्यू बुकलेट हो गया। उसके बाद सबसे बेसिक बट सबसे इफेक्टिव वो होगा आपका टॉपिक वाइज टेस्ट। इंटर लेवल पे जो पढ़े हैं या उससे पहले पढ़े तो आप जानते हैं वीकली टेस्ट कंसेप्ट चलता था। फाइनल में वो कंसेप्ट हम वीकली नहीं ला सकते, करेक्ट? तो फाइनल में कंसेप्ट रहेगा लेकिन वो रहेगा टॉपिक वाइज, कि जैसे अपना टॉपिक खत्म हुआ टेस्ट आपने देना है, आपको प्रॉपर एक समय दिया जाएगा। तो वो टेस्ट का मतलब सीधा एग्जाम की तैयारी। सारे टेस्ट मेरे पास पहले से प्रिपेयर्ड हैं सारे चैप्टर्स के। तो आपने वो रेलिवेंट टॉपिक्स पे टेस्ट अपियर करना है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी, आप टेस्ट के लिए पहले से तैयार होते जाएंगे, टेस्ट की तैयारी करते रहेंगे, तो आप 75% से 80% तो क्लास पढ़ते पढ़ते ही, जब हमारी आखिरी क्लास रहेगी जीएसटी की, तब तक आपका 75-80% ऑलरेडी तैयार है। फिर उसके बाद आपने तैयारी नहीं करनी, उसके बाद तो सिर्फ बस जो रिवीजन है वो रिविजनरी मोड कंसिस्टेंटली आपने एग्जाम तक फॉलो करते रहना पड़ेगा। तो वो टेस्ट एक अपना एक कॉमन फीचर, और उसके एडवांटेज कितने हैं वो सब जितने पास हुए हैं इंटर, आप उनसे एक फीडबैक लीजिए। आप क्या खुद इंटर पास हो क्या, आपको फीडबैक की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक विद टेस्ट और एक विदाउट टेस्ट आपको अपने आप एक डिफरेंस समझ में आता है। तो यहाँ पे भी हम वो फीचर रखेंगे, बट टेस्ट वाइज मतलब ऑलमोस्ट समझिए हमारा टॉपिक कोई भी ख़त्म हुआ आपको उसमें टेस्ट अपियर करना पड़ेगा। और टेस्ट के साथ, क्योंकि हमारा एक लीगल सब्जेक्ट है, तो लीगल सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली हम इसमें रिवीजन मोड पे चलेंगे। तो रिवीजन मोड पे चलेंगे तो इसका मतलब आपने अगर फाउंडेशन फाउंडेशन मुझसे पढ़े थे, फाउंडेशन भी मुझसे पढ़े, लॉ लॉ नहीं पढ़े, बीसी के पढ़े, अब बीसी के तो रहा ही नहीं अब। ठीक, कंपनीज एक्ट पढ़ा था आपने, ठीक। तो अब आपकी जानकारी के लिए फाउंडेशन में मैं लॉ भी पढ़ाता हूँ पूरा, फिर दोहरा रहा हूँ। फाइनल नया है, टीचर नया नहीं है, करेक्ट? तो फाउंडेशन में अपन ने लॉ किस तरीके से पढ़ना होता है, तो हर चीज फर्स्ट टाइम होती है, तो फर्स्ट टाइम रिक्वायर्स ह्यूज एफर्ट। इंटर में आप जीएसटी पढ़ रहे, टैक्सेशन पढ़ रहे, वो अपने आप में फर्स्ट टाइम। फाइनल में जब आप आ रहे हैं तो वो एक लेवल और ऊपर है। आप चैप्टर देखते हैं, सप्लाई सर ये तो हमारा पढ़ा हुआ है इंटर में, चार्ज ये हमारा पढ़ा हुआ है इंटर में। आप देखेंगे चैप्टर्स के नाम देखेंगे तो आपको लगेगा वो तो आपका पूरा पढ़ा हुआ है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है क्योंकि लॉ है तो इंटर में पढ़ाए हूं तो पढ़े ही हो। तो इंटर में आपने वो चीज पढ़ी है, लेकिन फाइनल में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, और एक लेवल प्लस।
फाइनल में आएंगे तो लॉ बदल जाएगा ऐसा तो नहीं है, लॉ तो वही रहेगा, लेकिन उसमें और एक्स्ट्रा नॉलेज और एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, एक्स्ट्रा टॉपिक बीच बीच में आते रहेंगे। तो जब हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो यूं समझो उसी का एडवांस्ड और डिटेल्ड वर्जन आपको मिलने वाला है। ठीक, तो इसलिए लॉ को याद रखना, मेमोराइज करना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। तो ऐसे रिविजन्स अपन क्यूमुलेटिव वे में चलेंगे। तो रिवीजन का मतलब रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन का मतलब क्यूमुलेटिव रिवीजन होगा। क्यूमुलेटिव रिवीजन का मतलब आप समझ गए, डे 1 से लेके अपना आखिरी तक चलेगा। तो ये कुछ कॉमन से बेसिक फीचर्स हैं जो आपको, आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर काम की इंफॉर्मेशन अगली वाली में है, अब वो बताइए हमें क्या करना है। हमें क्या करना है तो आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा मैं, बस बेसिक सी चीज़ें जो एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट की जाती है और फाइनल लेवल में ज़्यादा सीरियसनेस के साथ एक्सपेक्ट की जाती है, और वो है कि अगर मैं ये फ्रॉम यू लिख रहा हूँ तो ऑब्वियसली आईडीटी के लिए आपका अपना खुद का नोट्स होना चाहिए। क्योंकि चाहे कोई भी टीचर हो सामने, मैं आपको कितनी भी चीज़ें चला लूँ, जब तक आप अपना नोट्स अपने हाथों से अपनी पेन की इंक खराब करके तैयार नहीं करेंगे तो आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट नहीं बन सकता। तो आप अपनी एक अलग सेपरेट एक नोटबुक रखें, और उस नोटबुक में जो भी हमारा क्लास में डिस्कशन चलेगा, चाहे वो समरी शीट चाहे बनी हुई है, वो आप तक मिल भी जाएगा, वो मिलेगा भी आपको। लेकिन जब तक आप उसको अपनी मेहनत से नहीं बनाएंगे तब तक आपको वो, यू विल नॉट फॉल इन लव विद दैट टॉपिक। तो फाइनल में हमने सब्जेक्ट मेमोराइज नहीं करना, यू जस्ट नीड टू फॉल इन लव विद दैट टॉपिक। वो हो गया तो आपका सब्जेक्ट वैसे ही तैयार। तो इसलिए एक नोटबुक जो आपकी तरफ से डेडिकेटेड रहेगा, जो आप मुझे वादा कर रहे हैं आज की क्लास में, करेक्ट। इतना ही नहीं, अभी टॉपिक वाइज टेस्ट, अगर मैं इतना कष्ट लूंगा तो कष्ट दूंगा भी, और कष्ट दूंगा तो आप सिर्फ आ गए ऐसा नहीं चलेगा, तैयार करके आना है। क्योंकि 75 से 80% अगर आपको टारगेट वाकई में अपना भी रखना है कि क्लास के साथ साथ आपका भी सब्जेक्ट तैयार हो जाना चाहिए, तो आपने भी वो सीरियसनेस मेंटेन करनी पड़ेगी। तो मीनिंग देयर बाय, ये टॉपिक वाइज टेस्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इट इज फ्रॉम यू ऑल्सो। और फ्रॉम यू मतलब केवल अपियर करना आपका टास्क नहीं है, या आप डे 1 पे आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप उसको तैयार करके आके बैठ रहे एंड यू आर अपियरिंग फॉर द टेस्ट। और क्यूमुलेटिव रिवीजन, क्यूमुलेटिव रिवीजन कभी कभी ऐसा होगा कि मैं आऊंगा, मैंने आपको सिखाया कि देखो अपन ने सप्लाई में सेक्शन 7 पढ़ा था, 7 हेड 4 सेक्शन, 7 सब सेक्शन 1, 1A 2 एंड 3, 7 1 में 3 क्लॉजेज होते हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, ये सब मैंने आपको पूरा रिवाइज करा देना ऑब्वियसली सिखाने के बाद। लेकिन वो रिवाइज करवा दिया, हो सकता है 2 दिन मैं रिवाइज कराऊं, तीसरे दिन मैंने पूछा संस्कार बेटा बताओ कि अपन ने ये जो पढ़ा था इसमें 7 1 थोड़ा सा रिवाइज कराओ बाकी लोगों को। तो आपने बोलना सर आपने तो बोला था क्यूमुलेटिव रिवीजन आप कराएंगे। तो मैं उस दिन आपको ये क्लास और रिकॉर्डिंग का क्लिप भेजूंगा कि अगर ये फ्रॉम अस है तो ये फ्रॉम यू भी है, मैं भी कराऊंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी, इट इज नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन। आप यहाँ 1 1.5 घंटा 2 घंटा जो आएंगे, क्लास प्रवचन मोड पे नहीं चलेगी, क्लास कम्युनिकेशन मोड पे चलेगी, और वो कम्युनिकेशन 2 वे होगा। ज़्यादातर मैं बोलूँगा, लेकिन कभी कभी आपसे भी बुलवाऊंगा, आपसे बुलवाऊंगा तो आपने भी उतना ही पार्टिसिपेटिव रहना है, क्योंकि आपने फ्रॉम यू में किया है तो इसका मतलब आप भी इस चीज़ के लिए तैयार हैं बिफोर द क्लास। ठीक, तो ये एक बेसिक फीचर्स है क्लास के जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। फाइनल चीज जो अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ऑब्वियसली, वो है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर अपन बात करते हैं कि आपका एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से रहेगा, तो मोर और लेस भले ही सिलेबस नया है, लेकिन अब इसका एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो बड़ा सा खास होने वाला है। एग्जामिनेशन पैटर्न, क्योंकि पढ़ाई सब करते हैं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा फाइनल लेवल पे खास तौर पे जो बिना पढ़े एग्जाम देता है, पढ़ाई सब करते हैं। फिर क्या कारण है कि कुछ की पढ़ाई सक्सेस में कन्वर्ट हो जाती है एंड कुछ ने हर 6 महीने में वो वापस से रिपीट करना पड़ता है। तो उसके पीछे डिफरेंस कई बार बनता है कि आपने किस तरीके से तैयारी कर, एफर्ट आप लगा रहे हैं, लेकिन एफर्ट किस चीज पे लगा रहे हैं, अगर व्हाट डज इट मीन अगर उसमें आपका कोई वेटेज ही नहीं है एग्जाम में। तो इसलिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम किस तरीके से आता है, क्यों, क्योंकि इसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी चालू करते हैं। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और उसमें सेकेंड इनिंग्स आपने चेज करना है, अब चेज ही अगर आपने 350 करना है और शुरू के 40 ओवर आप खेलते जा रहे हैं बोले बैटिंग तो कर रहे हैं और आप 200 रन बना रहे हैं,
तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आखिरी 10 ओवर में 150 मार के जीत जाएंगे। तो वही चीज अगर आपको शुरू से पता है कि इफ यू आर चेजिंग 350, आपने शुरू से वो प्लानिंग वैसे रखो ताकि आप टारगेट को अचीव कर सको। तो यू शुड गो इन अ फेज मैनर, 10 ओवर इतना, 20 ओवर इतना, 30 ओवर इतना। सो स्मार्ट चेजर्स ऐसा करते हैं। वैसे ही स्मार्ट स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई वैसे। किताब है 2200 पन्नों की, आपने उसे पढ़ना है, पहले पन्ने से चालू कर दिया, आखिरी पन्ने तक चल रहे हैं, तैयारी तो हो जाएगी, लेकिन एट लास्ट आपको यही पता नहीं रहेगा, यू विल फॉल शॉर्ट। हर चैप्टर में आपने कुछ कुछ छोड़ा, लेकिन क्या टॉपिक छोड़ा, क्या पढ़ा, वही आपको पता नहीं था। तो इसलिए एग्जामिनेशन पैटर्न शुरू में पता करना जरूरी है। एग्जामिनेशन पैटर्न आपका जो है ऑब्वियसली 100 मार्क्स का आपका जो पेपर, ये अपन ने दो हिस्सों में डिवाइड किया, 70 मार्क्स और 30 मार्क्स। एंड बिलीव मी, 30 में तो एक नंबर भी नहीं कटवाना है। वंस वी आर डन अप विद द जीएसटी लॉ, ये 30 में तो एक नंबर भी नहीं कटवाना है। अगर एमसीक्यू में हमारा नंबर कट गया तो फिर तो हमने मतलब एक इजी अपॉर्चुनिटी हाथ से गवा दी। ये वो पांचवा बॉलर है क्रिकेट की टीम टर्म्स में, जो अगर आ गया और उसका ओवर भी आपने 2-4 रन का बना लिया तो फिर क्या खेला आपने। तो इसके पांचवें बॉलर की क्या हालत होती है, सिर्फ और सिर्फ धुनाई होती है। कोई भी बल्लेबाज आ जाए बोले पांचवा बॉलर है, इसकी तो धुनाई करना ही है। सेम इज द केस विद एमसीक्यू। कि अब आपके सामने एक 70 मार्क्स का बॉलर आ रहा है, एक 30 मार्क्स का बॉलर आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये 30 मार्क्स समझ आइए, ये पांचवें बॉलर की तरह है, जिसकी धुनाई आपने करनी है, क्योंकि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ जो लॉ पढ़ा समझा उसी से रिलेटेड जो एमसीक्यू आ रहा है उसको अप्लाई करना है। तो यू हैव टू यूज ब्रेन, कि मुझे पता है अगला ओवर ये पांचवें बॉलर का आने वाला है, तो बजाय पहले बॉलर को मारने के लेट अस वेट, 2 बॉल इसकी खाली भी छोड़ दिए तो उसकी अगली 2 बॉल में 2 छक्के मार सकते हैं। तो आपने वही काम इस एमसीक्यू के साथ करना है। तो ये 30 मार्क्स तो फुल आपने पॉकेट में लेके चलना है। अब बचता है 70 मार्क्स। 70 मार्क्स आपका पूरा सब्जेक्टिव रहेगा, दिस विल बी एमसीक्यू। सब्जेक्टिव की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका भी एग्जामिनेशन पैटर्न तय है। क्वेश्चन पैटर्न, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा सिंपल है। इंटर में क्या होता था आपके लिए, कुछ याद है, कुछ याद आ रहा है, पुरानी बात है। तो इंटर में आपका एक 8 नंबर का ऐसा कोई सवाल आता था जिसमें आपने आईटीसी लेना पड़ता था, ऐसा कुछ होता था। यहाँ पे भी बस वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा उसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा कैलिबर बढ़ जाएगा, ब्रेन चेकिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका, तो वो सारी चीजें होंगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन होगा। कितने का, ज्यादा नहीं, 14 मार्क्स का। तो 14 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है कंपलसरी, और वही रहेगा, आउटपुट निकालो, इनपुट निकालो, जीएसटी लाइबिलिटी निकालो, लाइबिलिटी के बेसिस पे फिर पेबल वेबल कितना आ रहा है, सेट ऑफ मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, कैसे आप आईटीसी को यूज करते हैं, वो सारा ब्रेन, मतलब पूरा जीएसटी का ब्रेन आपने यूज कर दिया। जैसे इनकम टैक्स का पहला सवाल होता, सब पूछ लेना उसमें, उसमें आपने टोटल इनकम निकालो, टैक्स लाइबिलिटी निकालो, सेट ऑफ लॉस करो, मतलब जितने पढ़ा था सब ब्रेन अप्लाई हो जाएगा सारे चैप्टर्स। यही हाल इसके पहले क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी आपको रहने वाला है 14 मार्क्स का। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 to 6 या 2 to 5, 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 3 4 5 6 तक ही 5 क्वेश्चंस आएंगे। कितने के, 14 मार्क्स के। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने एनी 4 आउट ऑफ 5 करना, एनी 4 आउट ऑफ 5, एनी 4 आउट ऑफ 5 आपने किया तो यानी ये हो गया आपका 56 मार्क्स। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हो गया आपका 70 मार्क्स तैयार।
ये 70 मार्क्स का आपका पेपर पैटर्न रहेगा, यानी हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का रहने वाला है। अब उसके अंदर आप बाइफरकेशन, पहला क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही क्वेश्चन रहेगा 14 मार्क्स का। उसके बाद सेकंड से सिक्स्थ ऑनवर्ड आपके जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको हो सकता है 3 पार्ट, 2 पार्ट, 4 पार्ट, ऐसे पार्ट्स मिल जाएं अलग अलग के। ओवरऑल टोटल जिनका आपका जाएगा 56 मार्क्स। तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा एक क्वेश्चन का 14 मार्क्स का। तो इफेक्टिवली आपका पेपर जो है 84 और 30 उतने मार्क्स का आता है, 14 मार्क्स का एक्स्ट्रा आता है। करेक्ट। अब आप जानते हैं आपका जो ये 100 मार्क्स है, ये 100 मार्क्स का पेपर जीएसटी नहीं है। ये 100 मार्क्स का पेपर आईडीटी, आपके पेपर का नाम आईडीटी है, जीएसटी नहीं। तो इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये 100 मार्क्स में से इसका भी बाइफरकेशन अवेलेबल है। इसका मतलब यू हैव जीएसटी, और सेकंड आपने जो देखना है वो है कस्टम्स और एफटीपी, कस्टम्स एंड एफटीपी। इसमें अच्छी बात है कि जीएसटी का स्कोप बढ़ गया अंडर द न्यू स्कीम। इंटर में भी बढ़ा दिए, फाइनल में भी बढ़ गया। पहले होता था 75, अब हो गया 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का आपका जीएसटी रहेगा एंड 20 मार्क्स विल बी कस्टम्स एंड एफटीपी। कस्टम्स और एफटीपी मिला के 20 मार्क्स रहेगा। और ये 80-20 में इतनी बाइज्जत बरी किया गया है, यानी सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि ये 80 में भी वो रेशियो मेंटेन रहेगा, मीनिंग देयर बाय 56 मार्क्स एंड 24 मार्क्स। इसका मतलब जीएसटी के 24 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज रहेंगे और 56 मार्क्स के सवाल रहेंगे सब्जेक्टिव। वैसे ही कस्टम्स और एफटीपी भी जो आप देखेंगे तो इसमें भी फिक्स है 14 मार्क्स एंड 6 मार्क्स। और कस्टम्स एफटीपी में भी लगभग 15 मार्क्स और 5 मार्क्स है, पर उसका ऐसा कोई थमला नहीं है, लेकिन ऐसा रहेगा 15 मार्क्स और 5 मार्क्स। तो आप देखेंगे एक आध एमसीक्यू एफटीपी का रहेगा, करेक्ट। 5 एमसीक्यू आपको कस्टम के मिल जाएंगे, 14 नंबर जीएसटी का। इस तरीके से ही आपका 24 नंबर जीएसटी का, इस तरीके से ही पूरा 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू पैटर्न। तो उसके अंदर के बाइफरकेशन भी बिल्कुल थे। अच्छा सर, तो मतलब फिर ये जो 4 आउट ऑफ 5 और मतलब 14-14 मार्क्स के एक एक रहते हैं, तो 14 मार्क्स का कस्टम एफटीपी पूरा एक एरिया अलग ही रहेगा, फिर 56 ऐसा ऐसा नहीं रहेगा। 100 मार्क्स आपका आईडीटी है, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। पर वो सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पूरा जीएसटी, 4 कस्टम एफटीपी और 5 जीएसटी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एज ए स्टूडेंट आपने आईसीआई को लूट लेना है कि अगर आपने जो टॉपिक तैयार किया उसको तो पूरा ही यूज कर लेना है, या टाइम नहीं मिला कस्टम आखिरी में छोड़ दिया आपने तो एक क्वेश्चन पूरा छोड़ दिया। वैसा नहीं होगा। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 का ए कस्टम का हो, 3 का बी एफटीपी का हो, 4 का सी कस्टम का। तो जीएसटी कस्टम्स इनर में वो मिक्स रहेंगे, उनमें बाइफरकेशन आपको नहीं मिलेगा। ये एग्जाम का पैटर्न है, पर हाँ 14 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा, ये पक्की बात है। ये एक मोर और लेस बाइफरकेशन इनका तय है, करेक्ट। तो ये आपका पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। तो इससे हमने एग्जाम, अब हमने तैयारी किस तरीके से करनी उस पर भी देख लिया कि इस तरीके से हमारी तैयारी का अप्रोच रहना चाहिए 80-20। इसलिए क्लास भी समझिए, जब 150 आवर्स बोल रहे हैं तो लगभग उसमें 135 से 140 आवर्स अपन ने जीएसटी को देना। फिर लास्ट रिमेनिंग आवर्स जो है उसमें अपन ने कस्टम एफटीपी पूरा एज अ टॉपिक को खत्म करना है। तो ये पूरी चीजें अपनी इस पैटर्न पे इस तरीके से चलेंगी। ठीक, यहाँ तक की बातें हो गई। यहाँ तक कोई सवाल जवाब आपकी ओर से? बराबर समझ में आ रहा? अब पूरा पहले एकदम माइंड क्लियर है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, तो फिर उसके बाद देयर इज नो स्टॉपिंग। तो अब ऐसे इंस्टेंस पे जो लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहता था बिफोर वी आर एंटरिंग विद द टॉपिक, तो वो लास्ट चीज है आपके लिए कुछ ही है। नाउ दिस इज समथिंग विच वी नो बट वी टेंड टू इग्नोर। तो ये कुछ ऐसी चीज है जो हम सबको पता है ऐसा कुछ होता है, लेकिन हम कभी उस पर फोकस नहीं दे पाते। तो पहले तो ये वो 4 मॉड्यूल है जो मैं बात कर रहा था एज पर आईसीआई। तो मॉड्यूल 1 सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने उसमें लिखा हुआ है 637
तो ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए सिर्फ 637 पन्नों की बुक है। मॉड्यूल 2 ये भी पूरा जीएसटी को लेके है विद 666। मॉड्यूल 3 ये भी पूरा जीएसटी है, 463 पेजेस। लास्ट मॉड्यूल जो है वो आपका कस्टम्स है। तो ये समझ लो आपको भी जो बुक जो है वो मोस्टली इन्हीं 4 पैटर्न पे मिलेगी। 3 वॉल्यूम आपको जीएसटी का रहेगा, 1 वॉल्यूम कस्टम्स का रहेगा, करेक्ट। तो ये आपके 4 मॉड्यूल है, ऐसा कर ये फाइनल, दिस इज अ नंबर विच यू नीड टू हिट, ठीक। अब उसमें आप जरा गौर फरमाएं तो वेटेज, जीएसटी जो आपका 80 मार्क्स का ये 4 वेट में डिवाइडेड है। 45% से 65% आप देखिए इतने टॉपिक है। तो 45% यानी अब उसको मैं चैप्टर वाइज अगर आप देखूं तो वॉल्यूम 1 पूरा और वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, इसी में आपका वो 14 मार्क्स का सवाल पूरा कवर होके ऐसा आ जाता, ये सब टॉपिक को इस्तेमाल कर। तो यूं समझ लीजिए ये पूरे टॉपिक मिला के आपका 45 से 65% ऑफ द सिलेबस है जीएसटी का। तो मार्क्स के हिसाब से अगर बोलो तो 36 मार्क्स से 52 मार्क्स का रेंज होता है। 80 मार्क्स में मतलब आप यूं समझिए आधा, आधे से ज्यादा आपको एक ही वॉल्यूम में खत्म हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा समय भी हमारा इसी में लगना मांगता भी है, डिजर्व भी करता है और देना भी चाहिए, करेक्ट। तो ये आपका पहला वॉल्यूम है। फिर आप देखें दूसरा वॉल्यूम जो है उसकी ज्यादातर चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रोसीजरल पार्ट है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, इनवॉइसिंग, अकाउंट्स, ई वे बिल, पेमेंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर रिटर्न। सब चैप्टर के नाम आपको सुने सुने दिख रहे हैं। फर्स्ट वॉल्यूम आप देखिए चैप्टर के नाम सप्लाई चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जामिशन। तो खास तौर पे इंटर की कई भूली बातें याद आएंगी आपको, वो तो याद आएंगी, कुछ रिकॉल होंगे पर कुछ नया सीखेंगे जो शुरू शुरू में इंटर में जब आप पढ़ते तो याद करिए आपके टीचर ने बताया जहां भी पढ़ा आपने कि भैया ये आपने फाइनल में सीखना है, तब वक्त आ गया फाइनल में सीखने का। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे टाइम ऑफ सप्लाई, तो टाइम ऑफ सप्लाई में आपने 12 पढ़ा था, 13 पढ़ा था, लेकिन 14 इंटर लेवल पे नहीं था, स्किप था, तो वो आएगा फाइनल लेवल पे। फाइनल में जब आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली सवाल भी उसी से आएगा। तो इस पैटर्न पे ज्यादातर सवाल रहेंगे। तो सेकंड आपका देखिए उसके अंदर ये 10 से 30% वेटेज है। इससे आपको ये भी समझ में आता है कि किस चैप्टर पे आपको कितना समय देना चाहिए अपनी तैयारी के लिए। दिस इज व्हाट व्हेन एवरी स्टूडेंट स्टडीज बट स्मार्ट स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडीज। क्या फर्क होता है उन दोनों के बीच? तो आप देखिए 10 से 30%, ये ऑब्वियसली आपको मैं दे भी दूंगा, तो ये 10 से 30% है। पर देखिए इसके लिए कितने चैप्टर्स आप कवर कर रहे हैं, 3 3 6 3 9 1 10, 10 चैप्टर्स टोटल हमारे पास जीएसटी में है। 24 चैप्टर्स, 10 चैप्टर आप पूरा पढ़ते हैं एंड यू गेट 10 से 30% वेटेज मार्क्स के हिसाब से 8 से 24 मार्क्स का। सबसे लीस्ट और लास्ट प्रायोरिटी पे रहेगा 0 से 5% थर्ड कैटेगरी, जिसमें आप देखो तो ऐसे टॉपिक्स आते हैं असेसमेंट, ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च सीजर और मिसलेनियस अदर प्रोविजंस। तो इनका हार्डली कोई वेट है, 0 से 5% का वेटेज रहता है। और ये जितने भी वेट मैं बता रहा हूँ ये मेरे द्वारा बनाया नहीं, ये आईसीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, करेक्ट। और लास्ट है 15% से 30% फोर्थ कैटेगरी, जिसके अंदर ये कुछ टॉपिक्स आते हैं, करेक्ट। तो ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं इससे आपको वेटेज समझ में आता है। तो इससे ये भी समझ में आता है कि आपने कितना समय किन टॉपिक्स को चैप्टर को तैयार करने के लिए अपने लिए देना चाहिए, ठीक। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो वेटेज है अपनी क्लास, ये जो 80 मार्क्स है अपन अप्रोक्सीमेटली 140 आवर्स अप्रोक्स, हो सकता है 2-4 कम भी लग जाए, ऐसा भी हो सकता है 2-4 ऊपर हो जाए, सब डिपेंड करता है आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि अपन ने क्लास में तो आगे बढ़ना नहीं है जब तक आपने उसे टिक ना कर दिया हो कि अब हम टेस्ट के लिए तैयार तो 140 आवर्स अप्रोक्सीमेटली अपन इसी पे देने वाले हैं सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए, ठीक। और कस्टम्स एफटीपी ये तो ठीक है, इस पे उस समय ही बात करेंगे, अभी बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसे वेटेज जो हैं मैंने यहाँ पे भी दे रखे हैं, इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप में से किसी ने हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो मैं हार्ड कॉपी भी अभी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये इस तरीके का ये आपका एग्जाम का वेटेज रहेगा। तो ये लगभग आप समझिए अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 घंटे अपन ने करना है। तो इसमें अपना पूरा टॉपिक जो है 150 आवर्स के अंदर पूरी तरीके से वाइंड अप हो जाता है, ठीक। तो ये अपना सिलेबस पैटर्न और ये सब रहा, ठीक। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द बैच एंड सब्जेक्ट विद सीए फाइनल आईडीटी जो मैंने आपको
शेयर करनी थी, जो ऑब्वियसली हो गई है। अब बताइए, बेसिक्स पूरी तरीके से हो गया, अब हम आगे आ सकते हैं अपने टॉपिक पे, या कुछ और आपने कुछ जनरल क्वेरी, स्पेसिफिक क्वेरी? टाइम मॉर्निंग, अपन ने क्लासेस जो है मॉर्निंग सेशन रहेगी, ये बात पक्की है, करेक्ट? क्योंकि आई थिंक आप प्रेफर भी मॉर्निंग ही कर रहे थे, है ना? तो क्लासेस की टाइम मॉर्निंग ही रहेगी अपन ने, और लास्ट एंड ड्यूरेशन 10:45 रहेगा। अभी जो शुरुआत होने का टाइम है आप समझिए 9:15 रहेगा, करेक्ट? फिर धीरे धीरे अभी आपकी ऑडिट चल रही है, वो ऑडिट खत्म होगी तो अपन उस काम टाइम को थोड़ा सा अर्ली करेंगे, पर वो लेटर स्टेज की बात है। अभी इनिशियल लेवल के कुछ दिन अपनी टाइमिंग जो है वो समझ लीजिए ये पैटर्न पे चलेगी, 9:15 से लेके 10:45 तक, ठीक? तो ये अपनी क्लास का पैटर्न रहेगा। यस, एनी अदर? दिनेश, अब 25 ऑनवर्ड्स और कोई सवाल क्वेरी आपके मन में रह गई? नहीं सर। अदिति, करेक्ट? हाँ सर। ठीक, तो ये बेसिक अपन ने जो जानना था वो जान लिया। तो अब आपकी आईसीआई की स्टडी मटेरियल में पहला चैप्टर चालू होता है सप्लाई के नाम से। बड़ा स्मार्टली आईसीआई ने चैप्टर दिया सप्लाई। मैं अभी थोड़ा सा स्टडी मेट में आया हूँ, ये देखिए चैप्टर का नाम है सप्लाई। अगर आप उसको थोड़ा सा याददाश्त करें, इंटर लेवल पे जाए तो याद करें तो इंटर में हमारा दूसरा चैप्टर होता था, पहला चैप्टर होता था बेसिक इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। फाइनल से गायब कर दिया, क्यों? क्योंकि अब इंट्रोडक्शन की जरूरत क्या है, यू ऑलरेडी नो। 40-50 मार्क्स का पढ़ के आए हो, अभी भी आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत है जीएसटी में, तो वो चैप्टर गायब कर दिया। इसीलिए वो चैप्टर को छोड़ के सब चैप्टर एक एक आगे खसक गए। बाकी सारे चैप्टर सेम एज इट इज उसी सीक्वेंस पे चल रहे हैं जो आपके इंटर लेवल पे रहते थे विद एडवांस वर्जन। लेकिन अब देखो, आपको लगा एक चैप्टर कम हो गया, अब हम सप्लाई में चल रहे हैं, आखिरी तक जा रहे हैं थोड़ा सा। अब आप देखिएगा आईसीआई ने क्या कमाल किया। ये यहाँ पे इसके टॉपिक्स थोड़े से खत्म होते हैं, क्वेश्चन सप्लाई के। उसके बाद ये आखिरी में डाला पेज नंबर 115 से एनेक्जर्स, एनेक्जर 1। अभी क्या दिया देखो, कुछ याद आ रहा है आपको? मेरे को, मुझे पता है आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि आपको कुछ कुछ चीजें याद आ रही। वो देखो, डुअल जीएसटी, सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता, ये सब पूरा दे दिया फर्स्ट। वो बोले चैप्टर नहीं है आपके सिलेबस में, वो चैप्टर है ही नहीं, लेकिन सप्लाई के उसमें एनेक्जर के तौर पे दे दिया। ठीक है, जो भी दिया, हमने तो सब चीजों का नॉलेज लेते हुए आगे बढ़ना है, तो कुल मिला के चीज वही है। तो एक इंट्रोडक्शन से चालू हो रहा है, दिस शुड हैव बीन गिवन फर्स्ट, पर उसको छुपाने के लिए उसको लास्ट में डाल दिया, करेक्ट? तो आपको जो आई थिंक कुछ कुछ ऐसा हार्ड कॉपी मिला, क्या नहीं मिला तो ये पढ़ा, यू कैन कलेक्ट इट। हाँ, ऑनलाइन वालों को सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दी जाएगी। तो ये अभी सिर्फ कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको शेयर किया, पर वो 2 चैप्टर जो आपको हैं वो तो मिल ही जाएंगे। अब ये जो इंट्रोडक्शन है, तो मैं भी अब अपने ही मॉड्यूल पे आ जाता हूँ, जिसको अपन ने ऑब्वियसली अब देखना है, जिससे हमारी पढ़ाई होनी है, करेक्ट? तो उससे पहले एक ये बेसिक, शायद यही आपके लिए काम करेगा। तो जब भी आप आईडीटी की किताब खोलें, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको बार बार मोटिवेट करे कि आपने क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, सो इससे ज़्यादा मैच्योरिटी का लेवल और क्या हो सकता है आपसे, कि देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन अ सीए डिग्री एट फाइनल लेवल। तो फाइनल लेवल और फाइनल हिट ग्रुप 2 पेपर 4, 5, 6 दिया, रिजल्ट्स आर आउट, एंड बस फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टा प्रोफाइल जितनी भी है सब अपडेट एक साथ हो जाती। तो वो सारे अपडेट्स जो है करेंगे, उसी चीज़ के लिए तो हमने शुरुआत की थी फाउंडेशन लेवल पे। तो फाइनली अब वो ड्रीम को रियलाइज करने का भी वक्त आ गया है, तो उससे लिए अब हमने चालू करना है जीएसटी। बोलिए, चालू करें? तैयार हैं आप सभी? तो अभी चालू दिनेश, करेक्ट? ठीक दिनेश, है। दिनेश विल बी द हाईलाइट ऑफ द क्लास, ठीक? तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे, हाँ वही इंटर वाला ही है, हाँ समझ समझ गए, ठीक? देखो नाम से फेमस हो, दिनेश इंटर वाला, ठीक? अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने जब जीएसटी की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है दोस्तों, सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी पे तो आना ही है, लेकिन मैं फिर उस बेसिक सवाल पे आता हूँ, टैक्सेशन।
कुछ ऐसा बेसिक। आप ये मत सोचिएगा कि अभी हम टैक्स क्या है ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो सब बेसिक लेवल है। तो हर चीज सिर्फ एग्जाम में जो सवाल है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं पढ़ते। कई बार कौन सी चीज कहाँ कनेक्ट हो जाएगी आपको समझ भी नहीं आएगा। तो इसलिए अभी हम एक बेसिक लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि पहला सवाल ये है कि भैया टैक्स क्या है और क्यों है। क्या है तो चलो आप जानते हैं, इंटर में भी पढ़ा आपने, अब आपको समझ में आ गया कि टैक्स क्या है और क्यों है। एज अ स्टूडेंट आपके मन में हमेशा रहता था, आज से क्या, आप हमेशा सोचते थे कि सर कब वो दिन आएगा जब हम भी ऐसा अ, 1 आध करोड़ रुपए टैक्स का पे करेंगे। जब आपके मन में ऐसा ख्याल आता था तुरंत भगवान ने बोल दिया आपको तथास्तु, सीए बन जा। अब जैसे ही सीए बन गया, तब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अब सीए बनने के बाद ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कमा ही लिए। थोड़ा बहुत जो भी आपने कमाया उस पे 1 आध करोड़ टैक्स बन गया। अब 1 आध करोड़ जब आपका टैक्स बना, तब आपको समझ में आता है कि हमने क्या मांग लिया भगवान से, और भगवान ने उस वक्त तथास्तु कर दिया। सो द मोस्ट प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस जो आप टैक्सेशन का एक्सपीरियंस करेंगे वो आफ्टर यू रीच अ स्टेज। हो सकता है शुरुआती लेवल पे तो आपको ये सब बड़े मजे आते हैं, हाँ टैक्स ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है, लेकिन जब वही चीज आपके ऊपर लागू होगी, आप कुछ कमाएंगे और गवर्नमेंट आएगी अपना हिस्सा मांगने इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स। आप कुछ गुड्स बेचेंगे या सर्विस देंगे, आप तो सर्विस देंगे, तो आगे चल के आप जब सर्विस देंगे और गवर्नमेंट आ जाएगी अपने अपना हिस्सा लेने आपसे इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसा टैक्स है और ये क्यों ऐसा टैक्स है। तो हम सिर्फ क्या लॉ है वो नहीं पढ़ेंगे, ऐसी कई चीजें जहां गलत है तो वो गलत है, तो हम पढ़ते वक्त इस पे भी एनालाइज करेंगे कि क्या सही क्या गलत। क्योंकि सोचिए लॉ किसने बनाया, आपके या मेरे जैसे किसी इंसान ने, करेक्ट। एंड ह्यूमंस की एक खासियत होती है, दे आर बॉर्न टू कमिट मिस्टेक्स, तो उनसे गलतियां होंगी। तो जीएसटी लॉ बना, कई गलतियां रही होंगी, ऐसा नहीं है कि जीएसटी लॉ जो है वो एकदम सर्वगुण संपन्न लॉ है, उसमें कई ऐसी कमियां रहेंगी, और वही कमियां तो दूर होती हैं थ्रू अमेंडमेंट्स। कि जब आप जैसे कुछ पढ़े लिखे समझदार लोग जिन्होंने उस लॉ को पढ़ा, उस लॉ को समझा, आगे जाके गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं, उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे पार्लियामेंट में वो सारे बिल्स प्रेजेंट किए जाते हैं, फिर वो बिल पास होते हैं, एंड फाइनली इट कम्स बाय वे ऑफ अमेंडमेंट थ्रू फाइनेंस एक्ट, तो वो सारे चेंजेस इफेक्टिव होते हैं। तो सवाल यही था कि भैया मैंने आखिर वो टैक्स देना क्यों है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आज आप देखिए, आपके घर में जो भी कोई ना कोई होगा हु इज एन अर्निंग मेंबर, हो सकता है इट में बी योर फादर, इट में बी योर मदर, बोथ आर अर्निंग, करेक्ट। हो सकता है फैमिली जो होगी बड़े भाई बहन होंगे वो भी हैं, हो सकता है आप भी, सर हम भी कमाते हैं, आर्टिकलशिप फेज पे हैं अब हम, वी आर इन आर्टिकलशिप फेज, करेक्ट। क्वांटम की बात नहीं चल रही, करेक्ट। तो क्वांटम पे मत जाइए, लेकिन सवाल है आर वी अर्निंग, द आंसर टू इट इज यस। तो कोई ना कोई कमाता, और उसी कमाई के बेसिस पे आप अपनी सारी जरूरतें जो हैं वो पूरी कर रहे हैं, करेक्ट। तो आज जैसे हर फैमिली कि अपने अपने हर फैमिली में जितने लोग हैं उनकी कुछ जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई वो फैमिली मेंबर है जो अर्न कर रहा है। वो अर्न कर रहा है इधर गुड्स बेच के, वो अर्न कर रहा है इधर सर्विस दे के, वो अर्न कर रहा है इधर जॉब करके। एक मेजर तरीका कमाने का, और भी तरीके हैं बट दिस आर द मेजर। आप देखें कोई ना कोई या तो बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, तो वो जो कमा रहे तो वो उनकी इनकम कहलाती, और उस इनकम के बेसिस पे ऑल नीड्स आर फुलफिल्ड। वैसे ही आज सोचिए, आपकी जरूरत पूरा करने के लिए तो आपकी फैमिली में कोई कमा रहा है, कंट्री की भी तो जरूरत है, या कुछ ऐसी जरूरत है जो आपकी भी और मेरी भी है, जिसे अपन कॉमन जरूरत बोलते हैं। जैसे कि आप सोच रहे सर हम घर से बाहर निकल के एक्सेल तक पहुंचे कैसे, हमको एक सड़क चाहिए। अब सड़क आपको भी चाहिए, सड़क आपको भी चाहिए, सड़क आपको भी चाहिए, सड़क सबको चाहिए। अब सवाल है, मेरे को मोबाइल चाहिए था तो मैं गया दुकान में मोबाइल खरीद के लिए आया, पर मेरे को सड़क चाहिए तो मैं जाके सड़क खरीद के लिए आऊं, तो मेरी अकेले की तो है नहीं, मैं बोलता हूं तू जा, तेरे को भी तो चाहिए। तो अगर इफ इट इज लेफ्ट टू ईच इंडिविजुअल, तो फिर तो सब ने एक पे पास ऑन करते चलना है, पर चाहिए तो सबको। तो सवाल है वो कौन पूरा करे। तो आज ऐसे एक फैमिली के 2 5 10 15 लोग जो हैं वो अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वैसे ही 140 करोड़ की भी तो कुछ जरूरतें हैं, और वो 140 करोड़ भी तो एक फैमिली है, और वो 140 करोड़ जो एक फैमिली है, अब सवाल है उसकी जरूरतें कौन पूरी करे। तो उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए ही आज कंट्री में वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट,
वी हैव स्टेट गवर्नमेंट्स इन ईच स्टेट, ऐसी लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत। तो ऐसे अलग अलग लेवल पे जो लोग हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है उनकी फील्ड में, जुरिस्डिक्शन में आने वाले लोगों की जरूरत पूरी करना। लेकिन अनलाइक आपके पेरेंट्स, अनलाइक आपके फादर मदर, अनलाइक आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर, अनलाइक आपके खुद के हु अर्न मनी फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स, मोदी जी तो ऐसा नौकरी करने जाती नहीं ना, विष्णु जी जाते। तो फिर लेकिन जरूरतें तो पूरी करना, तो अब करे कहाँ से? तो ऐसी सी बात है कि जिसको चीज चाहिए पैसा भी उसी ने देना है। तो इसलिए गवर्नमेंट एंटर्स एंड कलेक्ट टैक्सेस। अब वो आपसे ये सारी जरूरतें पूरा करने के लिए आपसे पैसा कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो वो आपसे टैक्स के नाम पे कुछ पैसा जो है वो कलेक्ट करेगी। अब टैक्स के नाम पे जब आपसे पैसा कलेक्ट किया जाता है, तो इसका मतलब अब उन्हीं टैक्स के पैसों से आपकी जितनी भी जरूरतें थी, आपकी जरूरतें इन द फॉर्म ऑफ, आज आपने जो सड़कें चाहिए, जो हाईवेज चाहिए, जो वाटरवेज चाहिए, जो बुलेट ट्रेन चाहिए, वो सारी जरूरतें जो है वो गवर्नमेंट ने पूरी करनी। अब ये जो गवर्नमेंट ने जरूरतें पूरी करनी है थ्रू कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ये कलेक्शन दो पैटर्न पे होता है। जहां एक पैटर्न होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यही आपका फाइनल में दो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो मेजर पहचान है, वो पहचान ये दो सब्जेक्ट से बनती है। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो यही वो तरीका है टैक्स कलेक्ट करने का गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे इनडायरेक्ट टैक्स का एक हिस्सा है इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो अब यूं समझिए, एक बेसिक सा मैंने जैसे बोला ओवरव्यू चला रहे हैं अपन, कि आज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से पहले टैक्स क्या था? तो टैक्स एक तरीके का पेमेंट था गवर्नमेंट को बिकॉज ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन ये जो पेमेंट बाय गवर्नमेंट है, पेमेंट तो आप जानते हैं, क्योंकि अब आप नॉर्मल बच्चे नहीं, आप लॉ के बच्चे हैं, तो सवाल है ये पेमेंट कैसा होना चाहिए? पेमेंट आपकी मर्जी पे चलना चाहिए कि पेमेंट कंपलसरी चलना चाहिए, कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला? क्या इस तरीके से पेमेंट होता? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स का पैसा लेना है तो कई बार बात प्यार से नहीं बनती, तो लठ से मंगानी पड़ती। तो अभी ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या करना है? लठ, ओ चलो, इनकम कमाया सबने टैक्स देना पड़ेगा, गुड्स लिया सर्विस ली तो आपने टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि प्यार से बोली हुई बात कई बार कई लोगों को, ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती। आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो देना पड़ेगा, इसलिए इट इज अ कंपलसरी पेमेंट। तो आप देखते हैं पेरेंट्स भी कई बार थोड़ी बात शुरुआत में आपको प्यार से बोलते हैं, लेकिन समझ में आ गया, प्यार से सुनने के लिए तू बना कहाँ है? तो इसलिए फिर ऐसे धीरे धीरे वो लट निकाली जाती है। करेक्ट? सो इट्स अ कंपलसरी पेमेंट विच इज मेड टू द गवर्नमेंट, और रीजन बिकॉज ऑफ द सर्विसेज विच द गवर्नमेंट रेंडर्स। तो गवर्नमेंट तो कोई इनकम कमाती नहीं, इसलिए आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, कॉमन जरूरतों को पूरा करने के लिए वी हैव टैक्सेस। अब यही जो टैक्सेस है, ये ब्रॉडली आप देखते हैं दो पैटर्न पे डिवाइडेड रहता है। दिस टैक्सेस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, जिसमें से एक हो जाता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अपन थोड़ा सा कुछ पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, सीधा जंप करने से पहले। तो हम डायरेक्ट किसी चैप्टर पे जंप नहीं कर रहे, कुछ काफी आपको समय हो गया इंटर को पढ़े हुए, टैक्सेशन को पढ़े हुए, हो सकता है डीटी आपने अभी तक ले लिया होगा या प्रोसेस में चल रहा होगा, आपका मिडवे चल रहा होगा। तो अब हम चीजों को थोड़ा सा वापस से रिकॉल कर रहे हैं ताकि हम आईडीटी की ट्यून में आ सके। आप फाइनल लेवल पे आपसे ये सवाल नहीं आएगा, मैं आपको ये भी बता दूं कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन ये शुरुआत। करेक्ट? तो सब चीजों को स्लो एंड स्टेडी पेस से चलने दीजिए, आप तक सही चीज सही वक्त पे सही समय पे आ जाएगी, इस बात का भरोसा मुझ पे रखिएगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो है, ये दो पैटर्न के आपके टैक्स चले। आज कंट्री में कोई भी टैक्स लग रहा है, तो वो ये टैक्स दो ही, गवर्नमेंट कोई भी टैक्स दो ही तरीके से कलेक्ट करती है, आइदर वो डायरेक्ट टैक्स की तरह कलेक्ट करती है या इनडायरेक्ट टैक्स की तरह कलेक्ट करती है। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या? तो डायरेक्ट टैक्स का सीधा मतलब हो रहा है द टैक्स विच इज डायरेक्टली पेड बाय द पर्सन टू द गवर्नमेंट, यानी जो पैसा मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया वो बन जाता है केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट का मतलब ही पूरा उल्टा होता है, टैक्स विच इज इनडायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। तो जो टैक्स आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। करेक्ट? डायरेक्ट टैक्स की खासियत होती है कि वो प्रोग्रेसिव होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स की खासियत होती है कि वो रिग्रेसिव होता है। अब ये सब वर्ड्स आपने कभी सुने थे, पर अभी शायद चेक करूं कितना याद है आपको, नहीं है? प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, सर इसका मतलब, हाँ, तो इसका मतलब प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव। आप देखते हैं डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स जो है
एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स वो कैसा नेचर का, प्रोग्रेसिव, जहां गवर्नमेंट बोलती है पे एज यू प्रोग्रेस। ठीक है भाई, कल तक तेरी नौकरी थी, तेरे को सैलरी मिलती थी ₹1,00,000 महीना, तो तेरे से हम ₹1,00,000 के हिसाब से टैक्स लेते थे। लेकिन अभी तेरा प्रमोशन हो गया और तेरी सैलरी जो है ₹1,00,000 से बढ़ के ₹2,00,000 हो गई, तो तेरा प्रमोशन हुआ तो क्या हमारा प्रमोशन नहीं करेगा? थोड़ा तो टैक्स बढ़ा दे। हो सकता है कल तक 5% देता था, अभी 20 दे दे, 20 देता था तो 30 दे दे, 30 देता था तो सरचार्ज दे दे। तो कहीं ना कहीं पे एज यू प्रोग्रेस, एक टाइम के बाद ऐसा है कि सिर्फ टैक्स ही देता रहे, कमाए चाहे नहीं कमाए। तो मीनिंग देयर बाय पे एज यू प्रोग्रेस। डायरेक्ट टैक्स की एक खासियत होती है कि वो प्रोग्रेसिव नेचर होता है। प्रोग्रेसिव नेचर मतलब जो दे सकता है, जितना दे सकता है उससे लो, और जो डिप्राइव्ड है उसको दो या छोड़ दो। तो जो साल का 2.5 लाख तक कमाता है फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने बोला क्या तो ये अपने पास रखेगा, क्या हमको देगा, माफ करो इसको, इससे कुछ नहीं लेना। सर्विसेज तो वो भी यूज कर रहा है, रिसोर्सेज वो भी यूज कर रहा कंट्री के, लेकिन उससे कोई भी पैसा गवर्नमेंट टैक्स के नाम पे नहीं ले रही, क्योंकि बेसिक एग्जामेशन, करेक्ट। लेकिन जहां उसकी कमाई उससे बढ़ रही धीरे धीरे, तो गवर्नमेंट बोलते चल ठीक है 5% निकाल ले, 5 तो तू दे ही सकता है, थोड़ा और कमाई बढ़ रहा, चल अब तू 20 दे दे, अभी तो तू 30 देने लायक हो गया। तो दैट्स हाउ पे एज यू प्रोग्रेस। तो ये बनता है केस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। लेकिन रिग्रेसिव आप जानते हैं कोई भेदभाव नहीं। इसका मतलब आज आपने मोबाइल खरीदा, आपने मोबाइल खरीदा, आपने मोबाइल खरीदा, आपने मोबाइल खरीदा, हो सकता है चारों की इनकम अलग अलग है, चारों इनकम टैक्स अलग अलग देते हैं, लेकिन चारों ने जीएसटी एक जैसा देना है, तो जीएसटी में कोई भेदभाव नहीं होता। इट इज रिग्रेसिव इन नेचर, इक्वल फॉर ऑल, देंगे तो सब देंगे, नहीं देगा तो कोई नहीं देगा। इसका मतलब पर्सन वाइज डिफरेंशिएशन 99% आपको नहीं मिलता। प्रोडक्ट वाइज डिफरेंशिएशन हो सकता है कि हो सकता है भैया ये वाली चीज पे आपको 5% टैक्स देना है, ये वाली चीज पे 12% देना है, इस पे 18 देना है, इस पे 28। प्रोडक्ट वाइज डिफरेंशिएशन हो सकता है, पर्सन वाइज डिफरेंशिएशन नहीं होता। इनकम टैक्स में तो पर्सन वाइज इनकम वाइज डिफरेंशिएशन मिल जाता है कि वही इनकम जब 2.5 लाख कमा रहा है तो उसकी टैक्स कुछ और है, 5 लाख कमा रहा है तो टैक्स कुछ और, करेक्ट। वो चीज आपको इनडायरेक्ट टैक्स में देखने को नहीं मिलती। इसलिए डायरेक्ट टैक्स का एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है एबिलिटी टू पे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का प्रिंसिपल ही जो होता है वो कंजम्पशन बेस्ड प्रिंसिपल, कि जहां गुड्स कंज्यूम हुए, जहां सर्विसेज कंज्यूम हुई, टैक्स लग के रहेगा। तो ये कंजम्पशन बेस्ड प्रिंसिपल पे चलने वाला कानून है। डायरेक्ट टैक्स आप ही ने पे करना था, इनडायरेक्ट टैक्स भी आप ही ने पे करना है, बट डिफरेंस है कि डायरेक्ट टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते थे, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपसे इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचता था। तो यही इनडायरेक्ट टैक्स में एक पैराडिग्म शिफ्ट आया, एक मेजर शिफ्ट आया था। कौन सी रात? 30 जून 2017 की रात, जब 30 जून 2017 का इनॉग्रेशन आपने देखा था लाइव टीवी पे। तो 30 जून 2017 को जब जीएसटी एज अ लॉ इंट्रोड्यूस हो रहा था पार्लियामेंट में, रात के 12 बजे इंट्रोड्यूस किया गया था ऐसा घंटी बजा के मोदी जी द्वारा। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो लॉ इंट्रोड्यूस किया गया, तो अपने आप में ये एक मेजर टैक्स रिफॉर्म था कंट्री का, वन ऑफ द मेजर। और आज आपके सीए फाइनल, सीए बनते तक के सिलेबस में जितने भी लॉ आप पढ़ते हैं, जितने भी कानून आप पढ़ते हैं, उसमें सबसे लेटेस्ट, सबसे कोई इफेक्टिव कानून कोई आप पढ़ते हैं, एंड द मोस्ट टॉप्ड लॉ जो आप पढ़ते हैं वो है आपका गुड्स एंड सर्विस। और उसकी इंपॉर्टेंस एंड रेलिवेंसी अपने आप में समझ में आती है कि सीए फाइनल में 80 मार्क्स का है, इंटर में पूरा 50 मार्क्स का। तो इसका मतलब समझिए 130 मार्क्स सीए बनने के लिए तो आपको सिर्फ जीएसटी पढ़ना है एज अ लॉ। ये इसकी खासियत बन जाती है। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे इनडायरेक्ट टैक्स में ये मेजर शिफ्ट जो था, ये शिफ्ट था 1 जुलाई 2017, क्योंकि उस दिन से कंट्री में एक कानून लागू कर दिया गया था, और जिस कानून का नाम था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और उसी डे को जीएसटी की लैंग्वेज में टेक्निकली बोला जाता था अपॉइंटेड डे। सो दैट डे वाज टेक्निकली रिफर्ड टू एज द अपॉइंटेड डे अंडर जीएसटी। तो थोड़ा सा हम वो याद कर रहे हैं कि वो टेक्निकल वर्ड क्या था, वो टेक्निकल वर्ड था अपॉइंटेड डे अंडर द जीएसटी लॉ। अपॉइंटेड डे की जब बात करें तो जीएसटी जो बड़ा फेमस भी हुआ था, वो फेमस भी ऐसे तो कई सारे नाम थे जीएसटी के, कई सारे नामों में एक नाम था वन नेशन वन टैक्स। तो वन नेशन वन टैक्स की जब आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने जीएसटी क्या सोच के लाया था? गवर्नमेंट ने जीएसटी ये सोच के लाया कि भैया आपने ये सारे टैक्स तो वैसे भी पहले भी हमें देने थे, पहले भी आप कोई सामान बना रहे थे तो एक्साइज दे रहे थे, पहले भी आप सर्विस दे रहे थे तो सर्विस टैक्स दे रहे थे, सामान बेच रहे थे तो आप वैट जैसा टैक्स देते थे, सीएसटी जैसा टैक्स देते थे, तो टैक्स तो आप पहले भी दे रहे। और लोग भी बोल रहे हैं टैक्स तो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन तल तल करके क्यों मार रहे हो? मारना है तो एक बार मारो, एक बार में पूरी तरीके से खत्म कर दो। टैक्स तो मैंने वैसे भी देना था, टैक्स मैंने ऐसे भी देना था,
मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूं, लेकिन टैक्स देने के लिए इतने अलग अलग प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज। तो गवर्नमेंट ने ये सब चीजों को विराम लगाया। और कितने कानून? 17 कानून। मतलब सोचिए, कोई भी नया लॉ आया वो ज्यादा से ज्यादा अपने प्रीडिसेसर को खत्म करके आया। कंपनीज एक्ट 2013 आया तो 1956 को खत्म करके आया। तो ऐसे जो भी नए कानून आते हैं वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अपने प्रीडिसेसर को सक्सीड करते हैं। लेकिन जीएसटी के तो प्रीडिसेसर ही बहुत सारे, क्योंकि एज मैनी एज 17 वेराइटीज ऑफ लॉज जो है, उन 17 वेराइटीज ऑफ लॉ को खत्म करके जीएसटी आया। और जो टेक्निकल वर्ड जो आपके सामने रखा गया वो था सबस्यूम्ड। तो 17 डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस जो है इट गॉट सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, 30 जून 2017 की रात पार्लियामेंट में सभी मिनिस्टर से अनुलोम विलोम करा दिया। किस तरीके का अनुलोम विलोम, कि अभी वो कैसे करते हैं अनुलोम विलोम आप जानते हैं? ऐसा पहले गहरी सांस लीजिए, फिर आपने एक गहरी सांस छोड़नी है। ऐसा ही होता था क्या? रिवर्स नहीं करना है, करेक्ट। तो ऐसे इंस्टेंस पे गवर्नमेंट ने बोला पहले धीरे धीरे आपने गहरी सांस लेनी है, अपने अंदर एक्साइज लो, अपने अंदर सर्विस टैक्स लो, वेट लो। ऐसे कई एन नंबर ऑफ लॉज जो है वो चलते थे। टू बी प्रिसाइज सेंटर के 8 लॉ और स्टेट के 9 वेराइटीज ऑफ लॉ, ये वो लॉ की लिस्ट है। तो ये सारे लॉ को अपने अंदर समाहित कर लिया, फिर धीरे धीरे छोड़िए। तो छोड़ा क्या? छोड़ा जीएसटी। तो 17 कानूनों को सबस्यूम करके एक सिंगल लॉ निकाला और उस लॉ का ही नाम था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एज द नेम सजेस्ट, जैसे ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ आया, सबसे पहले गवर्नमेंट ने यही बोला कि भैया हम देखिए 17 अलग अलग वैरायटी की चीजों को खत्म कर रहे हैं और आपके लिए जीएसटी लॉ लेके आ रहा है, करेक्ट। पर ये जीएसटी लॉ इतनी आसानी से तो आया नहीं था। ये जीएसटी आने के लिए इंडिया में कम से कम 17 साल लग गए। और 17 ईयर जो हमने ये जीएसटी लॉ को इंप्लीमेंट करने में लगाया, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि हम कोई नया काम कर रहे थे। इफ यू कुड रिमेंबर, फ्रांस द फर्स्ट कंट्री जिसने अपने यहाँ जीएसटी टाइप का जो लॉ है वो इंप्लीमेंट किया था, और वो कब किया था? 1954 में। तो 1954 में जब फ्रांस ने जीएसटी लॉ अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया, 2000 में तो हम सिर्फ सोचने बैठे थे, इंप्लीमेंट करना तो दूर की बात है, सोचने बैठे थे कि हमारे यहाँ जीएसटी नाम का कोई कानून होना चाहिए। और जब हम कुछ सोचने बैठते हैं, जैसे आप कुछ पढ़ने बैठते हैं, तो समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार से वैसे यहाँ पे भी सोचने बैठे कि 2000 में जीएसटी नाम का कोई कानून होना चाहिए, सोचते सोचते कब 17 साल निकल गए पता ही नहीं लगा। तो 17 साल लग गए 17 कानून को खत्म करके एक कानून लाने में 1 जुलाई 2017 से, और वो कानून का नाम था जीएसटी। तो ऑब्वियस सी बात है ये 17 साल की कोई बड़ी वजह रही होगी। तो ये 17 साल की जो सबसे बड़ी वजह थी, वो वजह ही थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स कौन कलेक्ट कर सकता है कौन नहीं कर सकता उसके पावर्स भी बटे हुए थे। इफ यू कुड रिमेंबर, कौन सा आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल? चलो चेक करें कितनी बातें याद है आपको इंटर लेवल की, कि आज कौन सी गवर्नमेंट कौन सा टैक्स ले सकती है। ये बात भी कुछ ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में लिखी हुई थी, पावर्स दिए हुए थे। बोलो। हाँ बिल्कुल, आप सही तक पहुंच रहे हैं कि वो 3 लिस्ट हुआ करती थी, एक होती थी यूनियन, एक होती थी स्टेट, एक होती थी कॉन्करेंट, लेकिन वो था कहाँ? तो वो आपको मिलता था, आर्टिकल 246 में। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है जो बोलता है कोई भी गवर्नमेंट अगर टैक्स कलेक्ट करना चाहती है तो बिना कानून के टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। दिस इज वन आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कोई भी टैक्स कलेक्ट करना है तो उसके लिए आर्टिकल में पावर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर होना चाहिए किसी गवर्नमेंट के पास उससे रिलेटेड टैक्स कलेक्ट करने का। तो आर्टिकल 246 ऐसे पावर्स के बाइफर्केशन थे। तो आर्टिकल 246 में पावर्स था यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट के पास कि कौन टैक्स ले सकता है और कौन टैक्स नहीं ले सकता वगैरह वगैरह, उसको लेके। तो जब ये पावर्स की बात आई तो इसी में आपको ये 3 लिस्ट भी देखने को मिली थी। तो आज जितने भी कानून जो बने, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, वो सब कहीं ना कहीं इसी से पावर उठाते थे। अब मजे की बात है, जब इस पावर में देखा गया तो पता चला इसमें जीएसटी कलेक्ट करने का पावर ही नहीं था। अब जीएसटी कलेक्ट करने का पावर कैसे था, किसको था, कहां था, कैसे वो पावर का इस्तेमाल किया,
और फिर कैसे जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ कंट्री में, वेरियस वेराइटीज ऑफ जीएसटी क्या क्या है, ये सारी बातें जो है, एंड विथ द मेन इवेंट विच इज सप्लाई, क्या है जीएसटी का, उसको अपन अपन समझेंगे अपनी अगली क्लास में। करेक्ट। तो आज अपन ने पूरा एक अच्छा खासा ओवरव्यू ले लिया अपने सब्जेक्ट का, सिलेबस का, एग्जाम पैटर्न का, एग्जाम वेटेज का। अब उसके बाद जो आगे की हिस्सा है वो अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।